डिस्क्लेमर। इस कहानी में वयस्क विषय वस्तु, हिंसा या अपराध से संबंधित भाषा का प्रयोग हो सकता है। इनमें बताए गए नाम, पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या उनका अपमान करना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग है। इस चैनल का सारा कंटेंट KRN स्टोरीज जंक्शन द्वारा एडिट और प्रोड्यूस किया गया है। इस कहानी का मकसद केवल और केवल मनोरंजन के लिए है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है KRN स्टोरीज जंक्शन पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले KRN स्टोरीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकती हूँ, नए और रोचक आइडियाज़ आप तक पहुँचा सकती हूँ। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी इस प्यारी यात्रा में अपना साथ बनाए रखें। आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ आपको मिलेंगी रूह को छू जाने वाली रोमांटिक कहानियाँ, अधूरी मोहब्बतें और टूटते वादे, वो लम्हे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। हर दास्तान में होगा प्यार भी, दर्द भी और एक ऐसा राज जो आखिरी लम्हे तक आपको बांधे रखेगा। रिश्ते यहाँ गहरे होंगे मगर रहस्यों से भरे हुए, और वही पल आपकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। बस सुनिए, आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। राजवीर सोनाली के इतने गुस्से भरी आवाज को सुनकर अपने मन ही मन कहता है, क्या ये बेवकूफ़ लड़की इतना जोर से चिल्ला सकती है? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे क्या इस लड़की को ज़रा भी डर नहीं है? इसके ऐसे चिल्लाने पर मैं इसे पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। बेवकूफ़ लड़की, बिना ये जाने कि फ़ोन पर कौन है, यह मुझ पर चिल्ला कैसे सकती है? यहाँ तो भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके बातें कर रही थी। वहां जाते ही इस लड़की की इतनी लंबी जबान कहाँ से आ गई? उधर से कोई आवाज ना आता सुनकर सोनाली फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, आप कौन हो? आपको कुछ बोलना भी है या ऐसे ही हमें परेशान करने के लिए कॉल कर लिया? अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो आप अभी के अभी फ़ोन रखो, हमें सोना है, हमें बहुत नींद आ रही है। 3-4 दिनों से डेविड ने हमें चैन से सोने भी नहीं दिया था, सोचा अपने घर पर आकर आराम से। सोनाली आगे कुछ और बकबक करती उससे पहले ही उसके कान में एक ठंडी आवाज़ पड़ी। सोनाली के खुद के बारे में शिकायत करते देख राजवीर को बहुत गुस्सा आ गया था। वह अपने सर्द लहजे में सोनाली से कहता है, क्या तुम इतना जल्दी मुझे भूल गई जो मेरे ही मुँह पर मेरी बुराई कर रही हो? राजवीर की आवाज़ सुनते ही मानो सोनाली को सदमा लग गया था। सोनाली हड़बड़ाकर बेड पर उठकर बैठ गई और हकलाते हुए बोली, हाँ आप? इसके अलावा सोनाली के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। राजवीर के फ़ोन करने पर उसके दिल के किसी कोने में खुशी भी हो रही थी, लेकिन राजवीर के सर्द लहजे को सुनकर उसे बहुत डर भी लग रहा था। सोनाली डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, जब हम इनके फ़ोन का वेट कर रहे थे तब हमें लगा कि उनके पास हमारा नंबर नहीं होगा, क्योंकि नहीं हमने उनको अपना नंबर दिया था और ना उन्होंने हमें अपना नंबर दिया था, तो फिर इस डेविल को हमारा नंबर कहाँ से मिल गया? सोनाली अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे चुप देखकर राजवीर आगे कहता है, अभी तो इतना चिल्ला रही थी और अब मेरी आवाज़ सुनते ही तुम्हारा हक लाना फिर से शुरू हो गया? और हाँ करना बंद करो, और क्या कहना चाहती हो वह ढंग से बोलोगी भी या अपने मुँह पर टेप लगाकर बैठ गई हो? राजवीर के बात सुनकर सोनाली अपने ख्यालों से बाहर आए और खोए हुए अंदाज में राजवीर से कहती है, हाँ। सोनाली के इतना छोटा सा जवाब सुनकर राजवीर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम कैसी हो? अच्छे से पहुंच गई? राजवीर के इस सवाल का जवाब भी सोनाली सिर्फ हाँ में जती है, जिसे सुनकर राजवीर फिर से दूसरा सवाल करता है, खाना वाना खा ली? तो सोनाली फिर से सिर्फ ना में जवाब देती है, जिसे सुनकर राजवीर इरिटेट होकर कहता है, हाँ ना के अलावा तुम्हें कुछ और बोलने आता है? राजवीर के तेज आवाज़ सुनकर सोनाली एक बार फिर से डर गई थी। सोनाली धीमी आवाज में राजवीर से कहती है, जी हम वह सो रहे थे। फिर से सोनाली को अटकते देख राजवीर आगे कहता है, जब तुम्हें ये पता नहीं था कि फ़ोन पर कौन है तो तुम इतना चिल्ला रही थी, और मेरी आवाज़ सुनते ही तुम्हें क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तुमसे कह दिया हो कि जोर से बोलने पर तुम्हारी जबान काट दिया जाएगा। राजवीर के इस बात को सुनकर सोनाली मन ही मन कहती है, अरे यार, अभी आज इस डेविल को हो क्या गया है? जब जोर से बोल रही थी तो बोले, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? भूल गई हो मैं कौन हूँ? अब धीरे बोल रहे हैं, उससे भी डेविल को प्रॉब्लम है। अब हम क्या बोले, कैसे बोले? सोनाली अभी सोच ही रही थी कि वह राजवीर को क्या जवाब दे। सोनाली कुछ चुप देखकर राजवीर कुछ बोलने को होता है, तभी उसके दूसरे मोबाइल पर फ़ोन आने लगता है, जो शायद हॉस्पिटल से था। और अभी जिस मोबाइल से राजवीर सोनाली से बात कर रहा था, ये राजवीर का प्राइवेट नंबर था, और राजवीर का प्राइवेट नंबर सिर्फ उसके फैमिली मेंबर और उसके फ्रेंड के पास ही रहता था। आज पहली बार उसने अपने प्राइवेट नंबर से किसी लड़की को कॉल किया था।
ये सोच राजवीर मुस्कुराने लगता है और अपनी मुस्कान दबाते हुए सोनाली से कहता है, ठीक है, तुम सो जाओ। मुझे एक एजेंट कॉल आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। अपनी बात कहने के बाद राजवीर बिना सोनाली की कोई बात सुने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद सोनाली के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं इस लड़की से क्या बात कर रहा था, मुझे खुद ही नहीं पता क्या क्या बोले जा रहा था। खुद से इतना कहकर राजवीर अपने सर पर हाथ फेरते हुए अपने किचन की तरफ चला गया था। किचन में जाकर राजवीर अपने लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाता है ताकि उसका सर थोड़ा हल्का हो जाए। फ्लैशबैक, जब राजवीर सोनाली से बात कर रहा था तब उसके पास राहुल का कॉल आया था। राजवीर के फ़ोन रिसीव करते ही राहुल कहता है, बॉस उस दिन जो लावारिस पेशेंट एडमिट हुई थी उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। फ्लैशबैक ओवर, राहुल के बात याद करते हुए राजवीर अपने फार्म हाउस से गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। एपिसोड 22। फार्म हाउस से निकलते ही राजवीर तेजी से कार ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की ओर चला गया। कुछ देर बाद राजवीर की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। राजवीर अपने गाड़ी से निकलकर लंबे लंबे कदमों से अपने प्राइवेट लिफ्ट तक पहुंच गया था। वह प्राइवेट लिफ्ट सीधा जाकर राजवीर के सीक्रेट रूम के सामने रुकी। की लिफ्ट ओपन होते ही राजवीर अपने सीक्रेट रूम में जाकर अपना कपड़ा चेंज करता है और अच्छे से अपने फेस को कवर करके औरती के अंदर चला गया। हॉस्पिटल में सभी को बस इतना पता था कि इस पेशेंट को देखने एक बड़ा डॉक्टर आने वाले हैं। औरती में जाते ही राजवीर मन ही मन कहता है, ना जाने क्यों इस अनजान पेशेंट के आसपास होने से मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। खैर छोड़ो, इन बातों को जाने दो। फिलहाल सबसेंट इस पेशेंट की जान बचाना है तो उसी पर फोकस करते हैं। औरती में पहले से 5/6 डॉक्टर और असिस्टेंट मिलकर उस पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क उनके वृत्त को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे और साथ में कई सारी अलग अलग तरह के चेकअप भी कर रहे थे ताकि आने वाले सीनियर डॉक्टर को आगे की इलाज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी डॉक्टर और नर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। राजवीर गेट के पास खड़ा इस पेशेंट को अब जॉब कर रहा था। राहुल जो पहले से वहां अपने फेस पर मास्क लगाए मौजूद था। राजवीर के पास जाकर उस पेशेंट की रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, बॉस पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप तो जानते हो इतना बड़ा एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट का फेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, उस वजह इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। राहुल अपनी बात कहने के बाद साइड में खड़ा हो गया था और राजवीर ध्यान से रिपोर्ट को देख रहा था। अब औरती में मौजूद सारे डॉक्टर राजवीर को अपना अपना रिपोर्ट दिखा रहे थे। सब डॉक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट से थे, इसीलिए सबका काम भी अलग अलग था। सभी रिपोर्ट देखने के बाद राजवीर उस पेशेंट के हाथ को पकड़कर पार्लेस चेक करते हुए अपने आप से कहता है, फिर से वही एहसास, इस पेशेंट के टच से मुझे एक अलग ही एहसास होता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? आज से पहले तो कभी किसी पेशेंट को चेक करते समय मुझे इतना अजीब फील नहीं हुआ था। इस पेशेंट के पास आते ही मुझे ऐसी फीलिंग क्यों होती है? फिर अपने सर झटक कर खुद से कहता है, फोकस राजवीर फोकस, तुम किसी पेशेंट को चेक करते समय इतना लापरवाह नहीं हो सकते। उस पेशेंट का पूरा फेस जल चुका था और वह बोलने की हालत में भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद ये कोमा से जगी हो। लेकिन इनका फिर से रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, तब से यह पेशेंट इसी हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ राठौर बीला में सारे बच्चे खेल रहे थे और राजवीर की बहन भी अपने घर जाने की जिद कर रही थी। शालिनी दी अपने पापा के पास आकर कहती है, पापा बच्चों का स्कूल चालू हो रहा है तो घर जाना जरूरी है, अब हम लोगों को जाने दीजिए, अब तो रिसेप्शन पार्टी भी हो गया और वैसे भी मैं कौन सा दूर रहती है, यही पास में तो रहती हूँ, आप जब भी बोलोगे मैं मिलने आ जाऊंगी। शालिनी दी के जिद करने पर विक्रम जी कहते हैं, ठीक है बेटा, सुबह चली जाना। दरभंगा सिंघानिया हाउस। सोनाली अभी भी अपने कमरे में बेड पर भूत बनी बैठी हुई थी। जब से राजवीर का कॉल आया था तब से सोनाली किसी सोच में डूबी हुई थी। कुछ सोचते हुए सोनाली मन ही मन कहती है, उस डेविल को हमारा नंबर कहाँ से मिला, और नंबर मिला तो मिला, उन्होंने खुद आगे से हमें कॉल भी किया, हमें तो लगा था ये डेविल हमारे पास कभी फ़ोन नहीं करेंगे। कल रात हमरे ऊपर कितना जोर से चिल्ला रहे थे, चिचिला कैच। सोनाली राजवीर के बातों को याद कर खोए हुई थी, तभी उसके कमरे के गेट पर नॉक करता है। गेट लॉक सुनकर सोनाली अपने होश में आए और बेड से उठकर अपने रूम का गेट खोल देती है। सामने अपनी माँ को देखकर कहती है, मम्मी आप यहाँ? सोनाली के सवाल सुनकर उसकी मम्मी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टाइम देखी हो, सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, बस तुम्हें छोड़कर, इसीलिए मैं आ गई तुम्हें बुलाने। सोनाली अपनी मम्मी की बात सुनकर अपना सर खुजलाते हुए कहती है, ठीक है मम्मी आप नीचे जाओ, हम बस फ्रेश होकर आ रहे हैं। अपनी मम्मी से इतना कहकर सोनाली टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई थी। उसके 10 मिनट बाद ही सोनाली फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल की ओर आ गई थी।
लेकिन रीत को डाइनिंग टेबल पर ना पाकर सोनाली अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी रीत अभी तक नहीं आई, क्या उसे डिनर नहीं करना? सोनाली की बात सुनकर उसकी बड़ी भाभी कहती है, रीत थकी हुई थी इसीलिए वह अभी भी सो रही है, उसको मैं बाद में कमरे में ही खाना दे आऊंगी, आप अभी खा लो, आपका कल पेपर है, उसकी तैयारी भी करनी होगी। अपनी भाभी के बात सुनकर सोनाली चुपचाप खाना खाने लगी। तभी सोनाली के कान में एक मीठी सी आवाज पड़ती है। उस आवाज को सुनकर सोनाली अपना सर उठाकर कुछ और देखने लगती है। वहां पर रीत खड़ी थी जो हाथ बांधे अपनी मम्मी को देख रही थी। रीत अपनी मम्मी को देखते हुए कहती है, मम्मी अब मैं आ गई हूं तो आप मुझे भी खाना दे दो, मैं यही खा लेती हूं। रीत के बच्चों वाली बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। पटना राठौर मैंशन में एक कमरे में एक लड़का एक लड़की को अपने बाहों में भरकर उसको बहुत प्यार से किस कर रहा था और लड़की भी अपनी आंखें बंद किए लड़के के गले में अपनी बाहें डाले उसके बाहों में मददोश हो रही थी। वह लड़का उस लड़की के होठों से थोड़ा दूर होकर कहता है, अनाया क्या हम भी शादी कर ले? वैसे भी हम साथ ही तो कॉलेज जाते हैं, तुम अपनी ससुराल से अपनी कॉलेज की आगे की पढ़ाई पूरी कर लेना। उस लड़के की बात सुनकर अनाया उसे धक्का देते हुए कहती है, नहीं अमित, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम भूल गए क्या? अनाया अमरजीत चौहान के छोटी बहन है। अमित, अनाया और रमन ये तीनों सेम एज के हैं और तीनों सेम ही कॉलेज में पढ़ते हैं और साथ ही तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अमित और अनाया के बारे में दोनों परिवार वाले को बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस बात से दोनों परिवार में किसी को भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन अभी तक दोनों एक दूसरे को किसके अलावा अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है। दोनों को अच्छे से पता है, इनके घर में शादी से पहले कोई भी ऐसा वैसा हरकत करना अलाउड नहीं है। उधर हॉस्पिटल में राजवीर को बार बार हर जगह सोनाली ही दिख रही थी। वह अपने आप से परेशान हो गया था, वह समझ ही नहीं पा रहा था उसके साथ हो क्या रहा। एपिसोड 23 रात और बिला अमित का कमरा। अनया अमित को धक्का देने के बाद अपनी सांसों को काबू करते हुए अमित से बोली, अमित क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? इतना लंबे समय तक कौन किस करता है? तुम्हारे ऐसे किस करने से मेरी जान जाते बची है, तुम्हें कुछ पता भी है? अनाया को इतने गुस्से में देखकर अमित मुस्कुराते हुए कहता है, जाना, अभी तो मैंने सिर्फ 10 मिनट ही किस किया तो तुम्हारी यह हाल है। सोचो हमारी शादी के बाद हमारी फर्स्ट नाइट पर तुम्हारा क्या हाल होगा। अमित को ऐसे बेशर्म की तरह ये सारी बातें बोलते देख अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो चुकी थी। अनाया अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर अमित से ऑपोजिट साइड खड़ा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राठौर हेल्थ केयर हॉस्पिटल में राजवीर औरती में अभी भी उस औरत को चेक कर रहा था। राजवीर अपने असिस्टेंट से बोला, तुम इन्हें जल्द से जल्द आईसीयू में भर्ती करो, जब तक ये कोमा से बाहर नहीं आती तब तक इनका सर्जरी करना इम्पॉसिबल है क्योंकि यह बहुत कमजोर है और इनका पूरा चेहरा भी जल चुका है। सबसे पहले हमें इन्हें नॉर्मल कंडीशन में लाना होगा, उसके बाद ही इनका सर्जरी पॉसिबल होगा। राजवीर को उस औरत के छुवन से कुछ तो एहसास हो रहा था, ऐसा जो राजवीर को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास रहने से राजवीर को एक अलग ही सुकून भी मिल रहा था। लेकिन राजवीर को हर जगह सोनाली दिखाई दे रही थी, जिस वजह से वह बहुत परेशान हो चुका था। वह किसी से बता भी नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। राजवीर के ऑर्डर सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर उस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था और राजवीर अपने केबिन की ओर चला गया। अपने ऑफिस में पहुंचकर राजवीर अपना मास्क और अपना यूनिफॉर्म चेंज करके फिर से हॉस्पिटल की डायरेक्टर की तरह रेडी होकर काम करने लगा। अब उसको कोई देखे तो नहीं कह सकता कि थोड़ी देर पहले ओटी में राजवीर ही था। राजवीर सोनाली से अपना ध्यान हटाकर काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन की रिंगटोन सुनकर राजवीर कॉल रिसीव कर अपने काम से लगाता है। उधर से राजवीर के पापा गुस्से में राजवीर से कहते हैं, राजवीर तुम्हें टाइम का कोई होश है? क्या तुम्हारा डिनर करने का मन है या नहीं? अपने पापा के बात सुनकर राजवीर अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखता है, जहां रात के 10 बजे बज रहे थे। तभी राजवीर को ध्यान आया कि वह बिना वक्त के परवाह किए अपने काम में बिजी था। टाइम देखने के बाद कुछ सोचकर राजवीर अपनी कार की चाबी लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया। राठौर मैंशन में राजवीर के बड़े भाई राघव जी अभी अभी ऑफिस से आए थे क्योंकि राघव जी राजवीर के शादी की वजह से 4-5 दिनों से ऑफिस नहीं गए थे, घर से ही काम कर रहे थे। राघव को देखते ही सपना भाभी कहती है, क्या बात है, लगता है 4 दिनों का काम दोनों भाई आज ही खत्म करने वाले थे, जो टाइम का कोई होश ही नहीं था। सपना भाभी की बात सुनकर राघव जी झट से सपना भाभी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने बाहों में भरकर कहते हैं, क्या बात है मेरी जान, एक ही दिन में इतना मिस कर रही थी कि नाराज हो रही हो?
सपना भाभी राघव जी के ऐसे गले लगाने से चारों ओर देखने लगती है कि किसी ने देखा तो नहीं। सपना को चारों तरफ देखता देखकर राघव जी उसके थुड़ी पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहते हैं, अभी हमारे कमरे में कोई नहीं है, बच्चे तो कब का अपने कमरे में सोने चले गए, तुम किसको ढूंढ रही हो। सपना भाभी से इतना कहकर राघव जी उनके होठों पर अपना होठ रखकर धीरे धीरे किस करने लगते हैं। राघव जी को ऐसे सडन किस करने से सपना भाभी अपनी आंखें फाड़े राघव जी को देखते हुए मन में कहती है, राघव जी हमारे 2 बच्चे हैं, फिर भी आप मुझे बहुत परेशान करते हो। सपना भाभी का पूरा फेस शर्म से लाल हो चुका था, जिसे देख राघव जी सपना भाभी की थोड़ी को ऊपर करते हुए कहते हैं, क्या बात है मिसेज राठौर, इतने सालों बाद भी आपका हमारे पास आने पर यूं नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माना, ये देख मेरा दिल खुश हो जाता है। उनके बात सुनकर सपना भाभी राघव जी को धक्का देते हुए कहती हैं, बच्चे सो रहे हैं लेकिन आप भूल रहे हैं कि राज भाई अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आए हैं और हम लोगों का डिनर करना अभी भी बाकी है, तो जाकर फ्रेश हो जाए और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर चलकर डिनर कीजिए और अपना रोमांस अपने पास रखिए। दोनों बात कर रहे थे, तभी दोनों के कानों में राजवीर की गाड़ी रुकने की आवाज आई, जिसे सुन सपना भाभी राघव जी को धक्का देते हुए नीचे की ओर भाग गई। सपना भाभी को ऐसे भागता देखकर राघव जी भी मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चले गए। सपना भाभी नीचे आकर देखती है, राजवीर अपनी गाड़ी की चाबी साइड में रख रहा था। उसे देखते हुए सपना भाभी कहती है, राज भाई आप जाकर फ्रेश हो जाओ, पापा कब से डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं। सपना भाभी की बात सुनकर राजवीर बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला गया। राजवीर जब अपने बेडरूम में पहुंचा तो राजवीर को अपने बेडरूम में हर जगह सोनाली का ही एहसास हो रहा था। राजवीर को ऐसा लग रहा था जैसे सोनाली अभी भी बेड पर लेटी हुई है, लेकिन जैसे ही राजवीर सोनाली को छूने की कोशिश करता तो वह धुआं की तरह कहीं गायब हो जाती थी, जिसे देख राजवीर अपना सर झटक कर धीरे से कहता है, ये लड़की यहाँ जाने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जब देखो तब मुझे परेशान करने के लिए हर जगह प्रकट हो जाती है। एक बार तुम मेरे पास आ जाओ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि दी राजवीर सिंह राठौर को परेशान करने की सजा क्या होती है। खुद से इतना कहकर राजवीर टॉवल लेकर वॉशरूम की ओर चला गया। लगभग 10 मिनट के बाद राजवीर वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला। इस टाइम राजवीर अपने कमर में सिर्फ एक टॉवल बांध रखा था और दूसरे टोल से अपने गीले बालों को सुखाते हुए क्लोजेट रूम की ओर चला गया। एपिसोड 24। राजवीर व्हाइट टी शर्ट और ओवर पहनकर क्लोजेट रूम से बाहर आया और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगा। तभी फिर से उसे एहसास हुआ कि बेड पर बैठी सोनाली उसे ही एकटक निहार रही है, जिसे देखकर राजवीर के होठों पर अनजाने में ही छोटी सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन राजवीर जैसे ही पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखता है तो वहां कोई नहीं था। राजवीर अपना सर सहलाते हुए कहता है, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये लड़की हर जगह देखना बंद कर दे। खुद से इतना कहकर राजवीर अपना सर झटक कर डिनर के लिए नीचे चला गया। दरभंगा सिंघानिया हाउस में सोनाली अपने कमरे में डिनर करके आ चुकी थी और अपने एग्जाम की तैयारी में लगी हुई थी। वही साइड में बैठी रीत उसे छेड़ते हुए कहती है, दी क्या आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या आप फूफा जी को मिस कर रही हो। रीत के इतना कहते ही सोनाली जितते हुए कहती है, रीत तुम अपने मन में ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो और हमें पढ़ने दो और तुम जाकर सो जाओ। सोनाली रीत को अपनी बातें बोलकर उससे अपोजिट साइड घूम के अपने फेस को बुक के पेज में छुपाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। सोनाली रीत के बातों से परेशान हो रही थी क्योंकि रीत बार बार राजवीर के नाम लेकर उसे परेशान कर रही थी, लेकिन सोनाली का पढ़ना बहुत जरूरी था ताकि सोनाली कल कुछ तो लिख पाए अपने पेपर में। सोनाली को ऐसे गुस्सा करते देख रीत भी अब अपने मन ही मन कहती है, दी अब आपको मैं परेशान नहीं करूंगी, आप पढ़ाई करो, मैं जा रही हूं। फिर एक बार पीछे मुड़कर सोनाली से बोली, ओह ठीक है दी, गुड नाइट, मैं जा रही हूं सोने, आप पढ़ाई करो आराम से बैठकर, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। रीत के गुड नाइट का जवाब देते हुए सोनाली कहती है, ठीक है अब जाओ सो जाओ, हम अपना रिवीजन कंप्लीट करते हैं। सोनाली के जवाब सुनकर रीत चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। अपने कमरे में जाकर रीत अपने बेड पर बैठती है तो रीत को अपने मोबाइल का ख्याल आता है और उसे थोड़ा थोड़ा ये भी याद आता है कि रमन ने शायद उसे कॉल किया था जब रीत सो रही थी। ये ख्याल आते ही रीत अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वह सोते समय अपना मोबाइल तकिए के नीचे रख दी थी, जिसे याद कर रीत फटाफट अपना तकिया उठाती है तो उसको अपना मोबाइल तकिया के नीचे ही मिल जाता है। रीत अपना मोबाइल अनलॉक करती है तो देखती है 5/7 मिस कॉल रमन का आया हुआ था, जिसे देखकर रीत अपना सर पीट लेती है और खुद से कहती है, पता नहीं अब ये खरूस मुझ पर कितना गुस्सा करेगा। यही सब सोचते हुए रीत रमन को कॉल लगा देती है। एक रिंग जाते ही उधर से कॉल उठा लिया गया था और एक मन को भा लेने वाली आवाज रीत के कान में पड़ी। फोन रिसीव करते ही रमन कहता है, जान आपको बहुत जल्दी मेरी याद आ गई,
शुक्र है भगवान का लेट नाइट ही सही आपको मेरी याद तो आए। इसी बहाने इस नाचीज को अपने दिल में थोड़ा सुकून तो मिला ये जानकर कि जिसे हम जान से भी ज्यादा चाहने लगे हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत तो मेरा ख्याल है। पटना राठौर मैंशन में राजवीर डाइनिंग टेबल पर बेमन से बैठा हुआ था और खाने को घरे जा रहा था। उसे ऐसे देखकर सपना भाभी कहती है, राज भाई क्या बात है, आपको आज भूख नहीं लगी क्या? सपना भाभी के सवाल सुनकर राजवीर जवाब देता है, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हॉस्पिटल के कैंटीन से ही कुछ मंगवा कर खा लिया था, इसीलिए मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। सपना भाभी को जवाब देकर राजवीर बिना वक्त गवाए अपने बेडरूम रूम की ओर चला गया था। डाइनिंग टेबल पर सभी घरवाले राजवीर को पीछे से ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो, क्योंकि राजवीर कभी किसी कैंटीन से खाना नहीं खाता था, क्योंकि राजवीर का कहना था वहां पर सिर्फ अनहाइजीनिक फूड ही मिलता है, इसलिए राजवीर हमेशा अपने घर पर ही खाना खाया करता था। राजवीर को ऐसे जाते देख राघव जी अपने पापा से कहता है, पापा आप तो जानते हैं राजवीर कभी बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करता है, शायद ही बहुत इमरजेंसी हो तभी राजवीर कहीं होटल वगैरह में खाना पीना खाता है, मुझे लगता है कोई और बात है जिसकी वजह से राजवीर बिना खाना खाए ऐसे उठकर चला गया। राघव जी के बात सुनकर विक्रम जी कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, लगता है राजवीर किसी बात से बहुत परेशान है, खैर छोड़ो चलो जाओ अपने कमरे में, बहुत लेट हो गया है। जैसे ही राजवीर अपने बेडरूम में एंटर हुआ उसे फिर से अपने बेड पर सोनाली लेटी हुई दिख रही थी, जो किसी मासूम बच्चे की तरह ब्लैंकेट लपेटकर सोई हुई थी। सोनाली को देखते ही राजवीर के कदम अपने आप ही बेड की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही राजवीर बेड के पास पहुंचा उसके छूने से पहले ही फिर से सोनाली कहीं गायब हो गई थी, जिसे देख राजवीर बहुत इरिटेट हो गया था। वह अपनी आंखें बंद करके गुस्से में कहता है, क्यों ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर रही है, क्या मुझे पागल बनाकर छोड़ेगी? यहाँ थी तो भी मेरा दिमाग खराब कर रही थी और जाने के बाद भी मेरा दिमाग खराब कर रही है, एक बार यह मुझे अपने पास आने दे, फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं जितना ये लड़की मुझे परेशान कर रही है, गिन गिन के बदला लूंगा इस लड़की से। फिर अपना सर झटकते हुए स्टडी रूम की तरफ चला गया और लैपटॉप ओपन करके दिल्ली में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में सर्च करने लगा। ऐसे ही 2 घंटा सब समझने के बाद राजवीर अपने बेडरूम में आया और बेड की ओर बिना देखे ही सोफे पर जाकर सो गया था। थकान के कारण राजवीर जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। एपिसोड 25 राठौर मैंशन। सपना भाभी का कमरा। सपना भाभी जैसे कमरे में आए, राघव जी उनको कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और धीरे से सपना भाभी के कान के पास जाकर बोले, मिज राठौर अभी तो बच्चे भी सोए हैं और सारे मेहमान भी अपने अपने घर गए, सलनी दी और जीजू थे वह भी अपने घर चले गए, अब आपको हमारा भी थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। राघव जी के बातें सुनकर सपना शर्माते हुए अपना फेस राघव जी के सीने में छुपाकर कहती है, राघव जी अब हमारे दो बच्चे हो गए, फिर भी आपका ये हाल है, जब देखो तब रोमांस की पड़ी रहती है। सपना भाभी के बातों में शिकायत साफ झलक रही थी, जिसे सुनकर राघव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या करें जब हमारी बीवी इतनी खूबसूरत है तो इसमें हमारी क्या गलती है, आपको देखते ही जी करता है आपसे इतना प्यार करें कि आप कभी हमसे दूर जाने का नाम ही ना, जब देखो तब बच्चे आ जाएंगे, यही रट लगाए रहती हैं। फिर से राघव जी को अपनी जिद करता देख सपना भाभी हार मान लेती है और कसके राघव जी को अपने गले से लगा लेती है, जिसे महसूस कर राघव जी बहुत खुश हो जाते हैं और सपना के होठों पर सॉफ्टली किस करने लगता है। किस करते करते ही राघव जी सपना भाभी को अपनी बाहों में उठाकर अपने बेड की तरफ चला जाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। सिंघानिया हाउस। सोनाली का कमरा। सोनाली पढ़ते पढ़ते ही अपने बेड पर चारों तरफ बुक फैलाए उसी बुक के बीच में सो गई थी। सोनाली के कानों में अलार्म की आवाज पड़ी तो सोनाली अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई और हाथ बढ़ाकर अपने मोबाइल लेती और अलार्म को बंद करती है, क्योंकि सोनाली रात को पढ़ते समय ही अलार्म लगाकर सोई थी 4 बजे सुबह का, क्योंकि सोनाली को और भी पढ़ाई करनी थी। शादी की वजह से वह बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी। सोनाली बेड से नीचे उतरते हुए अपने स्लीपर पहनकर वॉशरूम की ओर जाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग डेविल, पता नहीं क्यों हम आपको याद करते हैं, क्या आप भी हमें याद करते होंगे? फिर अपना सर झटक कर सोनाली खुद को डांटते हुए कहती है, सोनाली तू उस घमंडी अकरू डेविल जैसे प्राणी को कभी याद नहीं कर सकती, तू अपने पढ़ाई पर फोकस कर, भूल जा सारी बातों को। खुद को डांटते हुए सोनाली वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ राठौर मैंशन में सपना भाभी और राघव जी अभी भी एक सिल्क के चादर में दोनों एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। तभी खिड़की से हल्की सूरज की रोशनी सपना भाभी और राघव जी के चेहरे पर पड़ी। अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस कर राघव जी की आंखें धीरे धीरे खुल गई थी। आंख खुलते ही राघव जी के सामने सपना का खूबसूरत सा चेहरा था। सपना के फेस को देखते ही राघव जी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सपना भाभी के होठों की ओर झुकने लगते हैं।
हल्के से सपना भाभी के होठों को चूम लेता है। राघव जी के छुवन से सपना नींद में ही मुस्कुराने लगती है। सपना भाभी को नींद में ही मुस्कुराते देखकर राघव जी हल्के से सपना भाभी के होठों पर वाइट कर लेता है, जिससे सपना भाभी उछलकर बैठ जाती है। फिर अपने आप को देखती है तो शर्म से अपना सर झुका लेती है और फटाफट उसी चादर से अपने आप को कवर कर लेती है और घूरते हुए राघव जी से कहती है, आप बहुत बेशर्म हो। आप फिर से सुबह सुबह शुरू हो गए। क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है? सपना भाभी को गुस्से में देखकर राघव जी अपने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ कर कहते हैं, सॉरी, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। राघव जी को ऐसे माफी मांगते देख सपना मुस्कुराते हुए राघव जी के गले लग जाती है और मन ही मन कहती है, झूठा गुस्सा दिखाने का भी अपना ही मजा है। कैसे कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। सपना भाभी के गले लगते ही राघव जी सपना भाभी को अपनी बाहों में चादर समेत उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। उधर राजवीर के कमरे में राजवीर नींद में ही मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था राजवीर अभी कोई अच्छा सा सपना देख रहा है, जिसे देख उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। लेकिन अचानक राजवीर के फेस पर एकदम से गुस्सा आ गया था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सपना में कुछ अच्छा देखते देखते कुछ बुरा देख लिया था, जिससे राजवीर उठकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। दरअसल राजवीर अभी अभी सपने में सोनाली को अपनी बाहों में भर के किस करने ही वाला था कि कल रात की ही तरह सोनाली राजवीर के सपने में भी गायब हो गई थी। राजवीर अपना सर पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, राजवीर तू द बिजनेस टकून राजवीर सिंह राठौर है, तू एक लड़की के लिए इस तरह परेशान नहीं हो सकता कभी नहीं। नेव अपने आप से इतना कहकर राजवीर कुछ सोचते हुए अपने वॉशरूम की तरफ चला गया था। कुछ देर बाद फ्रेश होकर जिम के लिए निकल गया। वही सिंघानिया हाउस में सोनाली फ्रेश होकर कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि उसके पेपर का आज पहला दिन था। सोनाली फ्रेश होकर नीचे आ गई थी। नीचे आकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग आ चुके थे। ब्रेकफास्ट के लिए सोनाली बारी बारी से सभी बड़ों का पैर छूती है और अपने चेयर पर आकर नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सोनाली अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी। कॉलेज पहुंचते ही सोनाली के पीछे से एक लड़की भागते हुए आए और सोनाली के गले से लगकर शिकायती लहजे में कहती है, क्या बात है, शादी होते ही मुझे भूल गई। उस लड़की की शिकायतें सुनकर सोनाली पीछे की ओर पलट गई। इस वक्त सोनाली के सामने एक लड़की मासूम सी शक्ल बनाए खड़ी थी। सोनाली उस लड़की को वापस अपने गले से लगाते हुए कहती है, हाय प्रीति, तू कैसी है और घर पर अंकल आंटी कैसे हैं? ये है सोनाली के कॉलेज फ्रेंड प्रीति ओझा। दोनों हम उम्र ही है, जिससे दोनों का क्लास भी सेम है और दोनों को ही डॉक्टर बनना है। सोनाली के सवाल सुनकर प्रीति मुंह बनाते हुए कहती है, तू मेरी मम्मी पापा की खैरियत बाद में पूछ लेना, पहले ये बता तू मुझे अपनी शादी क्यों नहीं बुलाया और ना ही कार्ड दिया ना कुछ, और बस शादी करके सीधा कॉलेज आ गई। ऐसे हार्ट अटैक वाली सरप्राइज कौन देता है यार। दरअसल सोनाली की शादी इतना जल्दी में हुआ था कि सोनाली अपने किसी भी फ्रेंड को अपनी शादी में बुला ही नहीं पाई थी और इस शादी में गिने चुने लोग ही शामिल हुए थे। अभी भी किसी को नहीं पता कि सोनाली की शादी बिजनेस टकून राजवीर सिंह राठौर से हुआ है, क्योंकि राजवीर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया आउटलेट में लीक नहीं होने देता है, जिससे लोग राजवीर को उसके नाम से ही जानते हैं। अगर सामने से कोई राजवीर सिंह राठौर को देख भी ले तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि यही द ग्रेट बिजनेस टकून राजवीर सिंह राठौर है। एपिसोड 26। प्रीति के इतने सारे क्वेश्चन सुनकर सोनाली अपना सर पकड़ के चक्कर खाने का दिखावा करते हुए कहती है, रुक जा मेरी फास्ट ट्रेन, जरा सांस तो ले ले। एक ही सांस में कितना बोल गई, पहले पानी पी तू और जरा अपने गले को आराम दे। हम सब कुछ तुझे बताएंगे, लेकिन सबसे फनी बात तुझे पता है, हमें खुद अपने शादी का सरप्राइज मिला था, तो हम तुझे क्या बताते। हम तो इतने टेंशन में थे कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्या करें क्या ना करें। हम तो खुद हैरान थे अपनी मम्मी पापा के बात सुनकर, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि अभी बस लड़के वाले देखने आ रहे हैं, देखने के 5 साल बाद शादी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लोग हमें देखकर, जैसे ही सब लोग साथ में बैठकर बात कर रहे थे, तभी पंडित जी भी उधर से घूमते हुए आ गए थे, जो किसी की शादी का डेट निकालने के लिए आए हुए थे। फ्लैशबैक। पंडित जी को देखते ही मम्मी पापा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, 5 साल बाद का। जरा आप भी इनके कुंडली देखकर बता दीजिए कि क्या 5 साल बाद इन दोनों का शादी करना शुभ होगा। सोनाली के मम्मी पापा के सवाल सुनकर पंडित जी जवाब देते हैं, क्यों नहीं समर जी, आप बिटिया के कुंडली दे दीजिए और उस लड़के का भी दे दीजिए, तो मैं दोनों के कुंडली मिलाकर अभी बता देता हूं कि दोनों का शुभ विवाह कब होना चाहिए। पंडित जी के बात सुनते ही सोनाली के मम्मी पापा सोनाली के कुंडली मंगवाकर पंडित जी को देते हुए कहते हैं, देखिए पंडित जी, यह रहा मेरी बेटी के कुंडली। सोनाली पंडित जी के हाथ में अपना कुंडली देखकर अपने मम्मी को साइड में ले जाकर कहती है, मम्मी अपने कहा हमारी शादी 5 साल बाद होगी, तो फिर पंडित जी अभी हमारी कुंडली क्यों देख रहे हैं।
सोनाली के सवाल सुनकर उसकी मम्मी कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस पंडित जी घूमने आए थे तो उन्होंने कहा कि वह तुम्हारा कुंडली एक बार देखना चाहते हैं, इसीलिए देख रहे हैं और कुछ नहीं, तुम अपने कोच जाओ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सोनाली आगे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने कोचिंग के लिए चली गई थी। विक्रम जी जब भी दरभंगा किसी काम से आते थे तो हमेशा समर जी से मिलकर ही जाते थे। विक्रम जी भी अपने बेटे का कुंडली साथ ही ले आए थे। वह अपने बेटे का कुंडली पंडित जी को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए पंडित जी, दोनों की कुंडली देख लीजिए। विक्रम जी के हाथ से कुंडली लेकर पंडित जी दोनों का कुंडली मिलाने लगे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद पंडित जी कहते हैं, आपका बेटा राजवीर बहुत परेशान रहता है और अपनी जिंदगी से भागते रहता है। ऐसे में राजवीर की शादी अगर सोनाली बिटिया से हो गई तो उनकी जिंदगी में थोड़ा ठहराव आएगा। जो प्यार और विश्वास का उनकी जिंदगी में कमी है वह सोनाली बिटिया के आने से पूरा हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर दोनों परिवार वाले बहुत खुश हो गए थे। विक्रम जी पंडित जी से सवाल करते हुए कहते हैं, पंडित जी, इन दोनों की शादी की डेट कब की अच्छी रहेगी, आप जरा वह भी बता दीजिए। विक्रम जी के सवाल सुनकर पंडित जी फिर से कुंडली में कुछ देखने लगते हैं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद पंडित जी जवाब देते हैं, इन दोनों की शादी 10 दिन बाद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 10 दिन बाद इन दोनों की शादी नहीं हुई तो इसके बाद इन दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे दोनों अलग हो जाएंगे। फिर इन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी। पंडित जी की बात सुनकर दोनों परिवार वाले बहुत घबरा गए थे। विक्रम जी तो समर जी से भी ज्यादा घबराए हुए दिख रहे थे, क्योंकि उनको हर हाल में अपने बेटे राजवीर के लिए सोनली का हंस चाहिए था। विक्रम जी झट से पंडित जी से सवाल करते हैं, क्या हम 10 दिन के अंदर दोनों की शादी करवा देंगे तो इनकी लाइफ अच्छी रहेगी, इनका फ्यूचर सेफ रहेगा। विक्रम जी के बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी, इन दोनों की जोड़ी तो लगता है स्वयं कान्हा जी ने अपने हाथों से बनाया है। 36 के 36 गुण दोनों के मिल रहे हैं। शुरुआत में भले ही इन दोनों के बीच में थोड़ी कड़वाहट होगा, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता और मजबूत होते जाएगा। पंडित जी की कही हुई बातें सुनकर विक्रम जी और समर जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। विक्रम जी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए समर से कहते हैं, यार, अब हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है, तो मुंह तो मीठा करवाओ। भाभी जी मिठाई तो लेकर आए। लेकिन सोनाली की मम्मी इतना खुश नहीं दिख रही थी। वह भी चाहती थी कि सोनाली की शादी 5 साल बाद हो, ताकि सोनाली अपने सपने को पूरा कर सके। लेकिन विक्रम जी का बहुत सारा एहसान था समर जी पर, जिसके कारण वह लोग विक्रम जी के बात टाल नहीं सकते थे। इसलिए उनको सोनाली के शादी के लिए हामी भरनी पड़ी थी। फ्लैशबैक एंड। लेकिन ये सारी बातें सोनाली को अभी भी पता नहीं है। सोनाली उदास मन से प्रीति से कहती है, प्रीति, तू इन सब बातों को छोड़ना। चल, शादी कैसे पक्की हुई, क्या हुआ, वह तो मम्मी पापा को ही पता होगा। चल, पेपर का टाइम हो गया, अगर लेट हो गए तो टीचर हमें क्लास के अंदर नहीं जाने देंगे। फिर पहले ही दिन क्लास से बाहर, फिर हमारा पेपर भी छूट जाएगा, जिसके लिए हम रात भर जाग के पढ़ाई किए हैं। 2 सालों से जी तोड़ मेहनत की है अच्छे नंबर लाने के लिए। सोनाली की बातों को सुनकर प्रीति भी उसके साथ क्लास की ओर चली जाती है। जब सोनाली क्लासरूम में एंटर हुई तो सबकी नज़र एकटक सोनाली को ही ऊपर से नीचे तक निहार रहे थे। सोनाली एक रेड एंड व्हाइट कलर की अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गले में मंगलसूत्र, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और उसकी नीली आंखें काजल से सनी हुई थी, जिसे देखकर सारे लड़के एकटक सोनाली को ही घूर रहे थे। वही लड़कियां जलन के मारे अपनी मुंह बिगाड़ रही थी। तभी लास्ट बेंच पर बैठा एक लड़का सब लड़के को सोनाली को यूं घूरता देख सबको घूरने लगता है, जैसे कह रहा हो, सोनाली को घूरना बंद करो नहीं तो सबकी आंखें निकाल लूंगा। उस लड़के की गुस्से से लाल आंखें देखकर सारे लड़के अपने अपने पेपर पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन सोनाली उस लड़के पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। सोनाली उस लड़के को ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे उस लड़के का ऐसा रवैया रोज का हो। सोनाली उस लड़के की आंखों को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। सोनाली को ऐसा करता देख वह लड़का गुस्से से अपनी मुट्ठी बना लेता है और वह भी अपने पेपर लिखने लगता है। एपिसोड 27। ये डिटेल मैंने सिर्फ कैरेक्टर के हिसाब से दर्शाया है। दरभंगा साइंस कॉलेज। ये कॉलेज 1948 में एक मामूली शुरुआत के साथ सीएम मिथिला साइंस कॉलेज अब बिहार में एक उच्च स्थान पर आ गया है, जो बुनियादी ढांचे और समाज के साथ घनिष्ठ संबंध प्रदान करने में बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। आज ये कॉलेज लगभग 8 एकड़ और 5 परिसरों में फैला हुआ है। यह एक प्रभावशाली कॉलेज है। इस कॉलेज में विभिन्न भागों से लोग पढ़ने आते हैं। इस कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे अमीर परिवारों के होते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट को भी यहाँ एडमिशन दिया जाता है जो किसी सब्जेक्ट में टॉप किया हो या स्कॉलरशिप से आए हुए स्टूडेंट हो। उन्हीं कुछ स्टूडेंट में से सोनाली भी एक है,
जो 10th में टॉप की थी, तो सोनाली को इस कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल गया। और सोनाली की दोस्त प्रीति एक अमीर परिवार से आती है, तो उसको अपने पापा के नाम से ही एडमिशन मिल गया। लेकिन प्रीति भी पढ़ाई में अच्छी है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ के बच्चों को मिलता है तो उनका कहना है कि सारे बच्चे अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करके कॉलेज में सबमिट करें, नहीं तो उस बच्चे का कुछ मार्क्स काट लिया जाता है जो बच्चे लेट अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो आज के समय में साइंस हर विषय में तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमारे साइंटिस्ट हर दिन कुछ ना कुछ नया खोज और आविष्कार करते नजर आते हैं। ऐसे ही डॉक्टर भी अपने फील्ड में हमेशा पहले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं और सोनाली भी उन्हें स्टूडेंट में से एक है। परेशान रहते हैं, लेकिन सोनाली के फेवरेट डॉक्टर आरके हैं, जो इंडिया में बहुत फेमस डॉक्टर है। सोनाली को भी उसी की तरह एक कामयाब डॉक्टर बनना है। इसी वजह से सोनाली सीएम कॉलेज में एडमिशन लेकर अभी 12वीं का एग्जाम क्लियर कर रही है। दूसरी तरफ पटना राठौड़ मैंशन में राजवीर जिम से पसीने में लथपथ अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में राजवीर एक लड़की से टकरा गया। ये लड़की कोई और नहीं सुहानी है, जो जानबूझकर राजवीर से टकरा गई थी। सुहानी को लगा कि अगर सुहानी राजवीर से टकराएगी तो राजवीर उसको गिरने से बचाने के लिए अपने बाहों में थाम लेगा। लेकिन सुहानी के सोच से उलट राजवीर सुहानी को गिरते देख अपना मुंह फेर लिया और अपने बेडरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। वही सुहानी राजवीर को ऐसा करते देख अपने आप से कहती है, तुम देखना राजवीर, मैं तुम्हें एक दिन अपना बनाकर रहूंगी, यह मेरा वादा है तुमसे। खुद से इतना कहकर सुहानी अपने आप को संभालते हुए खड़ी हुई और अपने कमर को सहलाते हुए गुस्से से पैर भटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। राजवीर फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया और अपने बालों को सुखाते हुए क्लोजेट रूम की तरफ कपड़ा पहनने चला गया। जैसे ही राजवीर क्लोजेट को ओपन करता है, सामने आधे हिस्से में राजवीर को सोनाली के कपड़े दिखते हैं, जिसे देख राजवीर के हाथ अपने आप ही सोनाली के साड़ी पर चला जाता है। सोनाली के साड़ी को अपने हाथों से छूते हुए उसको ऐसा फील हो रहा था मानो वो साड़ी को ना छूकर स्वयं सोनाली को छू रहा हो, जिसके कारण राजवीर के फेस पर अनजाने में ही छोटी सी मुस्कान तैर गई थी। इस टाइम पर राजवीर को कोई बाहर वाला देख लेता तो उसको पक्का हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि राजवीर दुनिया के सामने हमेशा एक क्रूर बिजनेसमैन की तरह रहता है और उसके फेस पर स्माइल तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। तभी राजवीर को अपने मोबाइल के रिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर राजवीर अपने सेंसर्स में वापस आया और सोनाली की साड़ी को छोड़कर अपना कपड़ा निकालता है और तैयार होकर अपना फ़ोन रिसीव करता है। फ़ोन रिसीव करते ही उधर से राहुल कहता है, बॉस मैंने दिल्ली जाने के लिए सारी तैयारी कर ली है, आप जब चाहो तब दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। दरअसल राजवीर रात में जब दिल्ली वाले ब्रांच के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, तभी वह राहुल को कॉल करके दिल्ली जाने की तैयारी करने के लिए बोल दिया था। राहुल की पूरी बात सुनकर राजवीर उसको कहता है, ठीक है, तुम मुझे 10 मिनट बाद राठौर मैंशन के बाहर मिलो। अपनी बात कहकर राजवीर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद राजवीर आईने के सामने आकर अपना बाल सेट कर रहा था। तभी राजवीर को आईने में सोनाली का ऑक्सिक्स दिखने लगा, जो बेड पर बैठकर छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए राजवीर को निहार रही थी। सोनाली को देखते ही राजवीर के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई थी। इस अवतार में राजवीर को कोई भी लड़की देख ले तो उस पर अपना दिल हार बैठे। उसके होठों की कातिलाना मुस्कुराहट के चेहरे पर गजब लग रहा था। राजवीर मुस्कुराते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। 3 पीस वाइट कलर का सूट पहनने वालों को जेल से सेट किया हुआ, हाथ में ब्रांडेड वॉच और पैरों में ब्रांडेड शूज पहने किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। राजवीर अपनी आंखों में चमक लिए सोनाली को नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसके गेट पर नॉक किया। गेट नॉक होते ही राजवीर अपने होश में आया और बाहर खड़े इंसान को जवाब देता है, तुम जाओ, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। इतना कहकर राजवीर वापस खुद को आईने में देखता है। अब वहां कोई नहीं दिख रहा था, जिसे देख राजवीर अपना सर झटक कर कहता है, कल की तरह फिर से मुझे बेहम हो रहा होगा। ये लड़की सच में तो चली गई यहाँ से, लेकिन पता नहीं क्यों ये लड़की बार बार मुझे हर जगह परेशान करने आ जाती है। खुद से इतना कहकर राजवीर नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में चला गया था। राजवीर को नाश्ते के लिए आता देख सुहानी अपने पास रखा चेयर राजवीर के लिए बाहर खींचती है, लेकिन राजवीर उसे इग्नोर करते हुए दूसरे चेयर पर जाकर बैठ गया, जिसे देख वहां खड़े सारे नौकर अपने मुंह दबाकर हंसने लगे। सुहानी नौकरों को अपने ऊपर ऐसे हंसते देख उन सभी को घुरते मन ही मन कहती है, एक बार मैं इस घर की मालकिन बन जाओ, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मेरे ऊपर हंसने का अंजाम क्या होता है। खुद से इतना कहकर सुहानी बिना नाश्ता किए अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। सुहानी को ऐसे जाते देख कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सबको पता था कि सुहानी राजवीर से सिर्फ एक तरफा प्यार करती है, क्योंकि राजवीर को सुहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
पेपर खत्म होने के बाद सोनाली वॉशरूम की तरफ गई थी। फ्रेश होकर सोनाली 10 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर आई तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। सोनाली को जैसे ही महसूस हुआ कि किसी ने उसको कस के पकड़ लिया है तो उसके पकड़ से छूटने के लिए सोनाली कसमसाने लगी। लेकिन सोनाली को पकड़ने वाला इंसान बहुत ताकतवर दिख रहा था, जिसे सोनाली अपने आप को छोड़ा नहीं पा रही थी। उसी समय पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आए। उस लड़की की आवाज़ सुनते ही सोनाली अपना सर उस ओर घुमाती है जिधर से आवाज़ आई थी तो सोनाली के सामने उसकी कॉलेज फ्रेंड प्रीति खड़ी थी। प्रीति को देखते ही सोनाली की आंखों में चमक आ गई थी। सोनाली अपनी सारी ताकत लगाकर उस लड़के से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी सोनाली को एहसास हुआ कि वह लड़का गुस्से में किसी को घूर रहा है। उस लड़के को देखकर सोनाली मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें बहुत शौक है ना हमें परेशान करने का, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। खुद से इतना कहकर सोनाली अपनी सैंडल का नोकली हिल उस लड़के के पैर पर रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तुम्हें बहुत शौक है ना हमारे करीब रहने का, तो अब बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या अब तुम्हें पहले से बेहतर फील हो रहा है? सोनाली के ऐसा करने से उस लड़के को अपने पैर पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। वह लड़का दर्द से करा उठा और उस लड़के की पकड़ सोनाली से छूट गई। सोनाली उस लड़के के पकड़ से छूटते ही एक जोरदार तमाचा उस लड़के के गाल पर जड़ देती है, जिसे वह लड़का एक हाथ से अपना पैर और दूसरे हाथ से अपना गाल पकड़कर सोनाली को घूरने लगता है। सोनाली उस लड़के को अपनी और ऐसे घूरते देखकर कहा, तुम हमें घूरना बंद करो। कितनी बार कह चुके हैं कि हमें तुम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने लिए अपनी टाइप की लड़की ढूंढो और हमसे दूर रहो। वैसे भी अब हमारी शादी हो चुकी है। एक बात और, अगर हमारी शादी नहीं भी हुई होती तो भी हमें तुम जैसे प्लेबॉय में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे तुम जैसे अमीर ज़्यादा लड़कियां बदलते हो। इसीलिए तुम जैसे लड़कों से हमें सख्त नफरत है। तो ये हमारी लास्ट वार्निंग समझकर हमसे जितना हो सके उतना दूर रहो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के को वार्निंग देते हुए सोनाली प्रीति के पास जाकर कहती है, चल प्रीति घर चलते हैं, नहीं तो घर पर सब गुस्सा होंगे और 1000 सवाल करेंगे। हम इस प्लेबॉय की वजह से हमें घर पर खाने की बजाय डांट खाने को मिलेगी। वह लड़का सोनाली का नया रूप देखकर गुस्से में अपने पैर को सहलाते हुए सोनाली से कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुमने किसी और से शादी करके अपना खुद का ही नुकसान किया है। वह लड़का कैसा है, कौन है? ऐसे चोरी चुपके कौन शादी करता है? जिस तरह तुम्हारी शादी हुई है, इससे तो यही लगता है कहीं पैसों के लालच में आकर तुम किसी बुढ़े से शादी करके तो नहीं आ गई। उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर सोनाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सामने खड़े बेवकूफ़ लड़के को क्या जवाब दे, क्योंकि उसके आंखों के सामने राजवीर का मस्कुलर बॉडी घूम रहा था। सोनाली को ऐसे चुप देखकर वह लड़का आगे कहता है, कहीं मेरी बातें सच तो नहीं जिसकी वजह से तुम ऐसे चुपचाप खड़ी हो। उस लड़के की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सोनाली की नीली आंखें नम हो गई थी। वह अपने आप संभालते हुए उस लड़के से कहती है, पहली बात, हमें प्यार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अपने सपने के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता है। और रही बात हमारी शादी की, तो वह लड़का जो भी हो तुमसे करोड़ों गुना बेहतर है, तो आगे से अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोच लेना। उस लड़के से इतना कहकर सोनाली गुस्से में अपना पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। सोनाली को ऐसे जाते देखकर प्रीति उसको रोकते हुए कहा, यार तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चलना, पहले हम कुछ खाते हैं फिर घर चलेंगे। प्रीति की बातें सुनकर भी सोनाली इग्नोर करते हुए कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ने लगी। सोनाली को ऐसे चुपचाप जाते देख प्रीति अपने मन ही मन कहा, इस लड़की को आज हो क्या गया है? अगर इसको इतना ही गुस्सा आ रहा था तो इस लड़के को और 2-4 थप्पड़ लगा देती। ऐसे गुस्से में जहां क्यों रही है सोनाली को? ऐसे गुस्से में कॉलेज से बाहर निकलते देख प्रीति भी अपने सर को झटकते हुए सोनाली के पीछे भागती और उसको आवाज लगाते हुए कहा, रुक तो यार, मैं आ रही हूं ना, ऐसे भाग क्यों रही है? वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम के बाहर सोनाली और प्रीति के वहां से जाते ही वहां 2 हटेकते आदमी यूनिफॉर्म पहने उस लड़के के सामने सामने आकर खड़ा हो गया और दोनों बॉडीगार्ड उस लड़के का एक एक हाथ पकड़ा और उसको हवा में उठा लिया और कॉलेज के पिछले गेट से ले जाते हुए अपने गाड़ी के पिछले सीट पर फेंक दिया और गाड़ी के अगली सीट पर दोनों सेटल हो गए। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही वह दोनों बॉडीगार्ड अपने गाड़ी का गेट लॉक कर दिया और हवा की रफ्तार से अपनी गाड़ी को वहां से लेकर चला गया। दोनों बॉडीगार्ड आपस में बात करते हुए कहा, यार आज बहुत दिन बाद हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। आज तो हम जी भरकर पंचिंग का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें आज फ्री का पंचिंग बैग जो मिल गया है। अपने पास बैठे साथी के बात सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठा बॉडीगार्ड कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज लेडी बॉस को कुछ हो जाता तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ते। उसके बात सुनकर ड्राइव कर रहा बॉडीगार्ड कहता है, हमारी लेडी बॉस को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना हम लोग उन्हें कमजोर समझते थे वह इतना भी कमजोर नहीं है। वह अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती है।
बॉस तो खामखा परेशान होते रहते हैं। दोनों बॉडीगार्ड आपस में बहस करते हुए अपने मंजिल के लिए निकल गए। ये बॉडीगार्ड किसी और का नहीं बल्कि राजवीर का था। जब उस दिन राजवीर सोनाली का इन्फॉर्मेशन राहुल से कहकर निकलवाया था तो उस दिन इसी लड़के के बारे जानकर राजवीर के फेस पर इतना सारा गुस्सा दिख रहा था। उस इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि किस तरह सोनाली जब भी कॉलेज जाती है तो वह लड़का सोनाली को परेशान करता है और हर टाइम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है, जिसे पढ़कर राजवीर का खून खोल उठा था। और जब सोनाली दरभंगा वापस आ रही थी तो उसी दिन राजवीर ने राहुल से कहकर सोनाली के पीछे सीक्रेटली 2 बॉडीगार्ड लगा दिया था, जो सोनाली के हर एक पल का हिसाब राजवीर तक पहुंचा रहा था। सोनाली कब क्या कर रही थी, लेकिन उस बॉडीगार्ड को सख्त हिदायत मिली थी कि वह सोनाली के सामने ना जाए, इसलिए जिस टाइम वह लड़का सोनाली को परेशान कर रहा था तो बॉडीगार्ड दूर से ही उस लड़के को देख रहा था और सोनाली के जाते ही उस लड़के को उठाकर अपनी गाड़ी में भरकर लेकर चला गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इसी कॉलेज के ट्रस्टी अखिलेश झा का बेटा है, जो इस कॉलेज के 20% के शेयर होल्डर है और ये लड़का अपने बाप के पैसों के दम पर इतना हवा में उड़ता रहता है। इस लड़का का नाम नितेश झा है। ये कई बार फेल हो चुका है, लेकिन अपने बाप के दम पर हर बार ये लड़का कॉलेज से निकलने से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर राजवीर के दोनों बॉडीगार्ड एक लड़के को पीट रहा था और वह लड़का बस दर्द से चिल्लाए जा रहा था। वह लड़का दर्द से करते हुए कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो? मुझे यहाँ ऐसे उठाकर क्यों लाए हो और मुझे पीट क्यों रहे हो? तुम दोनों को पता नहीं मेरे डैड कौन है? अगर उन्हें पता चला कि तुम दोनों मेरे साथ मारपीट कर रहे हो तो वह तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नितेश का मुंह एक काले कपड़े से पूरी तरह कवर था और उसका दोनों हाथ पीछे बंधा हुआ था, जिसकी वजह से ना तो नितेश उन दोनों को देख पा रहा था और ना ही नितेश उनसे बचने के लिए कुछ कर पा रहा था। ना ही नितेश को ये पता चल रहा था कि वह अभी कहाँ पर है और ये दोनों उसको क्यों पीट रहे हैं। वह बस दर्द में चिल्ला कर दोनों बॉडीगार्ड से बोल रहा था, देखो मुझे जाने दो, अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मैं अपने डैडी से कहूंगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना वह तुम्हें देंगे, लेकिन मुझे जाने दो। और तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? नितेश के इतने सारे बकवास सुनकर दोनों बॉडीगार्ड उसको जवाब में कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पापा कौन है? उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पापा तो तब कुछ करेंगे ना जब उनको पता चलेगा कि तुम्हें किसने पीटा है, और हम लोग कौन है पता लगा सकते हो तो लगा लो। नितेश से इतना कहकर दोनों बॉडीगार्ड उसको ऐसे ही आदम मारा छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। दूर जाती हुई गाड़ी की आवाज़ सुनकर नितेश अपने हाथ की रस्सी धीरे धीरे खोलता है और दर्द से तड़पते हुए अपने डैड को फ़ोन लगाकर अभी तक जो भी उसके साथ हुआ था सारी बातें बता देता है। अपने बेटे के साथ इतना सब हो जाने पर इसके डैड उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, तो मैं गाड़ी भेजता हूँ, तुम पहले हॉस्पिटल जाओ और अपना अच्छे से इलाज करवाओ। फिर कुछ सोचकर अपने बेटे को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना हटा इकट्ठा होकर भी दूसरे से पिट गया। मन तो कर रहा है अभी वहां आकर मैं भी तुम्हारी धुलाई कर दो। मैंने हमेशा सिखाया है कभी किसी से पिटकर मत आना, लेकिन तुम तो मेरी नाक कटवाने पर तुले हुए हो। अपने बेटे का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अपने पास खड़े आदमी से कहता है, तुम लोग पता लगाओ कि दरभंगा में किसकी इतनी हिम्मत हुई जो दिन दहाड़े मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मिल जाए मैं उसको जिंदा जमीन में गरबा दूंगा। एपिसोड 28 पटना राठौड़ मेंशन। राजवीर ब्रेकफास्ट करके दिल्ली के लिए निकल चुका था, वही सपना भाभी भी दोनों बच्चों को तैयार करके ड्राइवर के साथ स्कूल भेज चुकी थी और अमित अपने कॉलेज जा चुका था, लेकिन सुहानी अभी भी अपने कमरे में गुस्से से बैठे अपने मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रही थी और ऐसा करते हुए उसके फेस पर एक कुटिल मुस्कान था, जिससे कि कोई देखेकर अंदाजा लगा सकता था कि यह लड़की कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रही है। आज राघव जी भी जल्दी ही अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और विक्रम जी अपने कमरे में बैठकर कोई बुक पढ़ रहे थे और सपना भाभी सारे नौकरों को साफ सफाई करने की हिदायत देते हुए कहा, तुम लोगों को अच्छे से पता है राजवीर भाई को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, तो तुम लोग अपना काम ध्यान से करो। सारे सर्वेंट को समझाने के बाद सपना भाभी अपने कमरे की तरफ चली गई। दरभंगा एक 1 फ्लाइट में 2 बॉडीगार्ड लगातार किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से दोनों परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे थे। फिर कुछ सोचकर दोनों एक दूसरे से कहा, तुम्हें पता है बॉस का फ़ोन नहीं लग रहा है। अगर बॉस को पता चला कि मैम के साथ इतना सब कुछ हो गया और हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया तो हमारी खैर नहीं, लेकिन बॉस का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, बार बार स्विच ऑफ बता रहा है। अब हम क्या करें? उस बॉडीगार्ड के सवाल सुनकर पास खड़ा दूसरा बॉडीगार्ड बोला, कोई नहीं, जब बॉस का फ़ोन कनेक्ट होगा तब हम उन्हें बता देंगे। अब फ़ोन नहीं लग रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है? चल अब हम भी खाना खाते हैं, बहुत लेट हो गया। वैसे भी हम उस लड़के को जितना पिटाई किया है वह कई दिनों तक बेड रेस्ट पर ही रहेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तब तक मैम का पेपर आराम से खत्म हो जाएगा।
दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में सोनाली जब से कॉलेज से आई थी तब से अपने रूम में ही अपने आप को बंद करके रखा था। पिछले 1-1.5 घंटे से वह अपने बाथरूम में शावर के नीचे बैठे अपने आप को रगड़ के साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उस लड़के की चुन अभी भी उसके बॉडी पर है, जिसे महसूस कर सोनाली को अपने आप से ही बहुत ज्यादा गिना रही थी। वह अपने आप को साफ करते हुए कहा, जब डेविल हमारे मर्जी जाने इतना सब कुछ किया हमारे साथ, फिर भी हमें उनके छूने से इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा हमें आज लग रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह एहसास था कि राजवीर उसका पति है। लेकिन नितेश के छूने से सोनाली को पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और उसको इतना गंदा फील हो रहा था कि जहां जहां नितेश ने उसको हाथ लगाया था वहां वहां अपने आप को रगड़ के अपने बॉडी को पूरा लाल कर चुकी थी। उसी के साथ उसके आंसू सावर के पानी में मिल रहे थे, उसका आंख पूरा सूजकर लाल हो गया था। सोनाली अपने आप से एक जंग लड़ रही थी। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर सोनाली अपने सेंस में वापस आए। फिर एक बाथरूम पहन के वॉशरूम से बाहर आए और अपने कमरे के बाहर खड़े इंसान को जवाब दिया, आप जाओ, हम बस 10 मिनट में आ रहे हैं। जिसे सुनकर बाहर खड़ा इंसान नीचे चला गया। बाहर खड़े इंसान के फुटस्टेप की आवाज़ सुनकर सोनाली अपने वार्डरोब के पास चली गई और अपने कपड़े निकालकर तैयार होकर नीचे की ओर चली गई। वही सोफे पर बैठे सोनाली के मम्मी पापा सोनाली को नीचे आते देख खड़े हो गए और उसके पास आकर बोले, बेटा बताओ आज का पेपर कैसा गया। तभी उनके नज़र सोनाली के आंखों पर चली गई थी। सोनाली की मम्मी चिंता करते हुए सोनाली से सवाल करती है, बच्चा आपके आंखों में क्या हुआ, इतना लाल क्यों है और इतना सुजा हुआ भी है। अपनी मम्मी के सवालों को सुनकर अपना दर्द छुपाकर बहाना बनाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी, वह आते समय आंखों में कुछ चला गया था, उसी की वजह से आंखें लाल हो गई है। आप टेंशन मत लो, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। तभी रीत पीछे से आते हुए बोली, दी मैं आपके कमरे बाहर कितनी बार आए, मैंने गेट भी नॉक किया फिर भी आपने गेट नहीं खोला। इतनी देर से आप कमरे में क्या करे रही थी। रीत के सवालों को सुनकर सोनाली उसको एक झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोली, आरा पहला पेपर था इसलिए हम बहुत थक गए थे और थकान की वजह हमारी आंख लग गई थी, तो हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। सोनाली की बात सुनकर सोनाली की मम्मी बोली, कोई बात नहीं, आओ चलकर लंच कर लो, भूख लगी होगी, फिर आपको कल के लिए पढ़ाई भी तो करनी है। सोनाली अपनी मम्मी के बात सुनकर सबके साथ बैठकर लंच की फिर रीत के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। रीत अपने दी को इतना उदास देखकर कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन पेपर की वजह से वह कुछ पूछ नहीं पाए और थोड़ी देर ऐसे ही इधर उधर की बातें करती रही। फिर सोनाली अपने पढ़ने के लिए बैठ गई और रीत अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि जब नीचे रीत खड़ी थी तभी उसके मोबाइल पर रमन का मैसेज आया था कि उसको कॉल बैक करें, क्योंकि रीत ने ही रमन को कॉल करने से मना किया था और सख्त हिदायत दी थी। मैं अभी घर पर ही रहती हूँ, तो घर पर मम्मी, चाची, दादी, दादाजी सब रहते हैं, तो मैं अगर उनके सामने बैठी रही और किसी ने देख लिया कि मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है तो घर में बवाल हो जाएगा। इसीलिए आपको जब भी बात करना हो तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक कर लिया करूंगी। रीत अपने रूम में पहुंचकर रमन को कॉल करती है। रीत कुछ बोल पाती उससे पहले ही रमन किसी बच्चे की तरह शिकायत करते हुए रीत से बोला, क्या बात है जान, मेरे मैसेज किए हुए 10 मिनट हो गए और आप अब कॉल कर रही हो, इतना इंतजार किस बात के लिए। रमन की शिकायत सुनकर रीत इधर से जवाब देती है, एक मिनट, बुलेट ट्रेन की स्पीड से कौन बोलता है, जरा सांस तो ले लो। और हाँ, मैं दी और दादी जी के साथ थी, तो मैं आपको कॉल कैसे करती जरा बताओ। तो फोन किया नहीं कि शुरू हो गए, शिकायत करने फोन ही नहीं करती तो कैसे इतना सारा शिकायत करते। यह नहीं कि फोन की है तो थोड़ा बातें कर ले, बस शिकायत का पिटारा लेकर बैठ गए। मैं फोन रख रही हूँ, आप अपनी शिकायत करते रहो, किससे करना है। रीत फोन काट पाती उससे पहले ही रमन रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सॉरी, अब आगे से मैं ऐसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, प्लीज फोन मत काटो। रीत रमन के रिक्वेस्ट भरी टोन सुनकर और उसके माफी मांगने से थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर दोनों बातें करने लगे। वही सोनाली पढ़ना छोड़कर अपने हाथों में मोबाइल लिए राजवीर का नंबर स्क्रीन पर निहार रही थी। नंबर को घूरते हुए सोच रही थी, फोन करूं या ना करूं, क्योंकि जिस दिन सोनाली राजवीर को फोन पर ठीक से जवाब नहीं दी थी उस दिन से राजवीर उधर से दोबारा कॉल ही नहीं किया था। सोनाली यह सब सोच रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक नंबर फ्लैश होने लगा, जिसे देखकर सोनाली के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। वह मन ही मन कहती है, क्या डेविल अंतर्यामी है, हम अभी सोच ही रहे थे कि फोन करें या ना करें कि उधर से कॉल आ गया। सोनाली अपने सोच में गुम थी और फोन कट चुका था। तभी फिर से सोनाली का फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर सोनाली अपने ख्यालों से बाहर आए और फटाफट फोन उठाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। खिड़की से बाहर शहरों को देखते हुए सोनाली धीमी आवाज में बोली, हेलो, जिसे सुनकर राजवीर को एक अलग ही खुशी का अनुभव हुआ। राजवीर का जितना भी सोनाली के लिए गुस्सा था वह सब गुस्सा सोनाली के एक हेलो से हवा की तरह गायब हो गया था और इस वक्त उसके फेस एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी।
राजवीर अपनी आंखें बंद करके सोनाली के सांसों को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि राजवीर के फ़ोन करने से सोनाली की हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई थी, जिसे राजवीर फ़ोन के उस साइड भी सुन पा रहा था। सोनाली अपने सांसों को नॉर्मल करते हुए फिर से बोली हेलो, क्योंकि उधर से राजवीर कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए सोनाली इस बार कुछ तेज आवाज में बोली थी, जिसे सुनकर राजवीर अपने होश में आया और अपनी खुशी को छुपाते हुए सोनाली को जवाब दिया। फ़ोन उठाने में इतना वक्त कौन लगाता है? अपना फ़ोन कहीं पर रखकर भूल जाती हो क्या? या फ़ोन पर भी मुझसे बात करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो, मैं आगे से फ़ोन भी नहीं करूँगा। जिसे सुनकर सोनाली हड़बड़ा कर जल्दी जल्दी में जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो हम अपना मोबाइल बेड पर रख दिया था और मोबाइल भी साइलेंट था। हम साइड में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, फ़ोन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, जिसकी वजह से हम फ़ोन नहीं उठा पाए। वह तो हम टाइम देखने के लिए मोबाइल अपने हाथ में लिया तो देखा स्क्रीन चमक रहा था, तो हम वो बोलते बोलते सोनाली बीच में रुक गई। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक ही सांस में राजवीर को क्या क्या बोल दिया था, जिसे सोचकर सोनाली अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया, जैसे मानो राजवीर उसके सामने ही खड़ा हो और उसको ऐसा करते देख लिया हो। वहीं फ़ोन के दूसरी तरफ राजवीर सोनाली को एक ही सांस में सब एक्सप्लेन करते देख मन ही मन बहुत खुश हो गया था, लेकिन अपने बातों से जाहिर नहीं होने दिया कि उसके ऐसे जवाब सुनकर वह इस समय कितना खुश है। फिर राजवीर अपना सर झटक कर सोनाली को जवाब देता है, अच्छा ऐसा है क्या सच में? तो मैं आगे से फिर से तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। वही सोनाली राजवीर को ऐसे बेशर्म की तरह बात करता देखकर कुछ नहीं बोल पाए। सोनाली को कुछ ना बोलता देखकर फिर से राजवीर उधर से बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ। जिसे सुनकर सोनाली बिना सोचे समझे बोली, फिर से बोल पड़ी। नहीं, सोनाली का ना सुनकर फिर से राजवीर के गुस्सैल चेहरे पर छोटी सी मुस्कान तैर गई थी, जो कुछ देर पहले सोनाली को चुप देखकर उसके फेस पर आ गया था। वह चुटकियों में गायब हो गया था और उसकी जगह उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाली राजवीर से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पा रही थी, और ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों एक दूसरे को बाय कहकर फ़ोन रख दिया। राजवीर से बात करने के बाद सोनाली रीत के पास चली गई थी बैठने, और ऐसे ही सोनाली के पेपर भी खत्म हो गए थे और वही राजवीर भी अब दिल्ली से वापस पटना आ चुका था, और इस बीच रमन और रीत भी बहुत सारी बातें करते थे। वहीं सोनाली को भी अब कॉलेज में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि नितेश उस दिन के बाद कॉलेज आया ही नहीं, और उधर अनाया और अमित भी एक साथ कॉलेज जा रहे थे। वहीं रमन अमित और अनाया को कॉलेज में ऐसे लवी डाबी होते देखकर रमन दोनों से गुस्सा होकर साइड में बैठने चला गया था। उसको ऐसा लगता था कि वह यहाँ पर अकेले हैं, इसलिए वह दोनों जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। ऐसे ही 15 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, और फाइनली फेयरवेल पार्टी का दिन भी आ गया। आज कॉलेज में सीनियर और जूनियर के लिए पार्टी रखा गया था। सीनियर के लिए पेपर खत्म होने की खुशी में और जूनियर के लिए वेलकम पार्टी, दोनों साथ में प्रिंसिपल सर पार्टी दे रहे थे, जिससे सारे बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि इतने दिनों से पेपर की वजह से सबको बहुत टेंशन हो रहा था। फाइनल पेपर खत्म होने के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। एपिसोड 29 दरभंगा सिंघानिया हाउस। सोनाली का बैंड रूम। रीत पिछले 2 घंटे से सोनाली की अलमारी से एक एक कपड़ा निकाल कर उस पर लगाकर बेड पर फेंकते जा रही थी। वहीं साइड में खड़ी सोनाली को तो ये सब देखकर अब चक्कर ही आने वाले थे। सोनाली जल्दी से रीत के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बस कर, मेरी माँ क्या ढूंढ रही है? तू तब से हम इस पार्टी में जाना ही नहीं चाहते हैं। वह तो कंपलसरी है सभी स्टूडेंट को इस फेयरवेल पार्टी में जाना, इसलिए हम जा रहे हैं, तो तू किस बात की इतनी तैयारी करने में लगी है? हम कोई भी एक साड़ी पहन लेंगे, तू टेंशन मत ले। रीत से इतना कहकर सोनाली बेड की तरफ चली गई और बेड पर बिखरे उन सारे कपड़ों को साइड करने लगी। तभी उसकी नज़र एक हल्की गुलाबी सिल्क की साड़ी पर पड़ी। सोनाली उस साड़ी को अपने हाथ में लेकर रीत को दिखाते हुए बोली, रीत देख, ये साड़ी हल्की भी है और हम इसे संभल कर पहन भी लेंगे और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब फाइनल है, हम इसे ही पहनेंगे, तू टेंशन मत ले। रीत को ये सब बोलते हुए सोनाली वॉशरूम की तरफ साड़ी लेकर भाग गई। सोनाली रीत को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था और साड़ी लेकर वॉशरूम के अंदर भाग गई थी और फटाफट वॉशरूम का गेट लॉक कर लेती है और अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, थैंक यू कान्हा जी, बच गई, नहीं तो ये लड़की पक्का हम ये साड़ी नहीं पहनने देती और बोलती दी यह अच्छी नहीं है, आप कुछ और पहन लो, पार्टी है, ऐसा पहनो वैसा पहनो कह कहकर हमारा दिमाग खराब कर देती। यही सब सोचते हुए सोनाली फटाफट अपनी साड़ी पहनती है और वॉशरूम से बाहर आ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। तभी सोनाली को गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर रीत सोनाली से कहती है, दी लगता है आपकी दोस्त आपको लेने आ गई है।
आप तो हमेशा अपनी ही मन के करती हो, पार्टी में कोई साड़ी पहन के जाता है। क्या मैं कितना अच्छा आपके लिए एक गाउन ढूंढ रही थी, पर नहीं, आपको तो साड़ी ही पहनना है। मैं कितने मन से वह ब्लैक गाउन आपके लिए कल लेकर आई थी मार्केट से, पर नहीं, आपको तो साड़ी ही पहनकर जाना है। इसीलिए आपने जानबूझकर उस गाउन को कहीं पर छुपा दिया है ताकि आपको वह गाउन पहनना ना पड़े। और अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। रीत को ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हुए देखकर सोनाली उसके पास आते हुए बोली, रीत, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि हमें वैसे कपड़े पहनने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम गुस्सा मत हो, हम तेरी बर्थडे पार्टी में वह गाउन पहन लेंगे, ठीक है। फिर रीत के गाल खींचते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद उससे अलग होते हुए बोली, अब ठीक है, अब तो खुश हो जा। तो रीत मुस्कुराते हुए बोली, ओके बाय, अब जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना। घर पर भी तो पता है ना, दादाजी ने क्या कहा है कि 12 बजे से पहले आपको घर पर आ जाना है। तो ख्याल रखिएगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे सब लोग। रीत की बात सुनकर सोनाली मुस्कुराते हुए रीत से बोली, ठीक है, आ जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। और सोनाली रीत को मुस्कुराते हुए बाय करती है और भागते हुए प्रीति के पास चली गई। प्रीति सोनाली को देखकर बोली, क्या बात है, आज भी इंडियन आउटफिट में, आज तो कम से कम वेस्टर्न आउटफिट पहन लेती। जिसे सुनकर सोनाली जवाब देती है, तुम्हें तो अच्छे पता है कि हमें इंडियन आउटफिट बेहद पसंद है, लेकिन वेस्टर्न आउटफिट पहनना तुम्हें पसंद है तो पहनो, हम तुम्हें थोड़ी ना रोक रहे हैं। मुझे इंडियन आउटफिट पहनना पसंद है। इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर प्रीति सोनाली के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, कान्हा जी की भक्तू राधा रानी ही बनकर घूमती रहे, तुझे कोई नहीं बदल सकता, तुझे जो मर्जी वह पहन, बस अब चल, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। प्रीति को ऐसे नौटंकी करते देख एक सोनाली उसके हाथ पकड़ते ही वह बोली, तुझे तो बस नौटंकी करने के लिए बहाना चाहिए, कहीं भी शुरू हो जाती है, अब चल भी, अब देर नहीं हो रही है क्या। दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गए, क्योंकि प्रीति आज अपनी स्कूटी के बजाय स्कॉर्पियो लेकर आई थी, जो उसके पापा कभी कभार ही स्कॉर्पियो की चाबी प्रीति को छूने देते थे, नहीं तो हमेशा ही प्रीति को बोलते थे, तुम अभी स्टूडेंट हो, अभी तो 18+ हुई हो, अभी से 4 व्हीलर नहीं चलाना है। आज प्रीति बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा ने उसके मनपसंद गाड़ी चलाने को जो परमिशन दे दी थी। प्रीति खुशी खुशी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सोनाली को पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा कर दिया था। फिर दोनों खुशी खुशी पार्टी के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पटना राठौर मैंशन सुहानी अभी भी अपने घर नहीं गई थी और आज पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो बड़ा प्लान कर रही थी। अपने रूम में किसी से फोन पर बात करते हुए ऑर्डर देने के लहजे में बोली, इतने दिनों से तुम लोगों को बोल रही हो कि उस लड़की को ठिकाने लगा दो, लेकिन तुम लोग हो कि बस बहाना बनाते आ रहे हो। आज वह लड़की बचना नहीं चाहिए, उसके साथ कुछ ऐसा करना कि राजवीर उससे दूर हो जाए। और गुस्से से फोन काटकर सुहानी अपने फोन को बेड पर फेंकते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी और दूर देखते हुए अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान बिखेरते हुए खुद से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे उलझने का, तो अब मैं बताऊंगी कि जिसे सुहानी चाहती है उस पर नजर डालने वालों का सुहानी क्या हश्र करती है। वेरी मिडिल क्लास बहन जी टाइप्स गर्ल और अपने बालों को पीछे झटकते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं राजवीर अपने स्टडी रूम में अपने चेयर पर पीछे सर टिकाए हुए बैठा था और कुछ सोच रहा था। फ्लैशबैक, तभी राजवीर को अपने बॉडीगार्ड की कही हुई एक एक बात याद आने लगी, जो कह रहा था, बॉस कॉलेज के एक लड़के ने लेडी बॉस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। बॉडीगार्ड के बातें सुनकर राजवीर का हाथ अपने फोन पर कशते जा रहा था, जिसके वजह से राजवीर के हाथ के सारे नीली नसें उभर कर दिखने लगी थी और वह गुस्से में बौखलाते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो राजवीर सिंह राठौर के बीवी पर नजर डाल सके, उसकी मैं आंखें निकाल लूंगा। फिर कुछ सोचकर राजवीर उस बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, जो भी सोनाली के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था उसका 10 दिन के अंदर नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। दरभंगा में अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देने के बाद राजवीर बिना बॉडीगार्ड के कोई भी बात सुने अपना फोन काट दिया। फिर राहुल को ऑर्डर देते हुए कहा, राहुल जल्द से जल्द इस सारे मामलों को क्लियर करवाओ और पटना लौटने की तैयारी करो। राजवीर के ऑर्डर सुनते ही राहुल अपना सर झुकाए राजवीर को बोला, यस बॉस, हम जल्द से जल्द यहाँ के सारे मामले निपटा लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। राहुल के जवाब सुनकर राजवीर राहुल को वही लिविंग रूम में छोड़कर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। फ्लैशबैक एंड यही सब सोचते हुए राजवीर अपने चेयर पर बैठा था। तभी राजवीर का फोन रिंग करता है और फोन के रिंग सुनकर राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और फोन पर जवाब देते हुए बोला, ओके ठीक है, तुम उस पर अच्छे से नजर बनाए रखना ताकि फिर से वह गलती दोबारा ना दोहराई जाए, नहीं तो इस बार मैं तुम दोनों को ही जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। राजवीर के ऑर्डर सुनते ही उधर से बॉडीगार्ड जवाब देता है, यस बॉस, इस बार वह गलती दोबारा नहीं होगी। एपिसोड 30। राजवीर अपना फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अपने आप से बोला, सोनाली, यह सब मुझसे छुपाकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
मेरे पास आते ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो। जब किसी और ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर क्यों? ये सब बोलते हुए राजवीर फिर से डेविल वाले अवतार में आ चुका था। मानो उसके आंखों में खून उतर आया हो और गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। इस रूप में अगर सोनाली राजवीर को देख लेती तो डर से यही बेहोश हो जाती। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में दो बॉडीगार्ड आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, यार इतनी छोटी सी बात पर बॉस ने उस लड़के को और उसके पापा को दिवालिया करके बिहार से ही निकलवा दिया। अब पता नहीं बेचारा कहाँ रोड पर भीख मांग रहा होगा, कहाँ तो अपने बाप के पैसे के दम पर मैम को धमकी देने की कोशिश कर रहा था और अब ऐसी हालत हो गई होगी बेचारे की कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही होगी। क्या जरूरत थी मैम को परेशान करने की? अब क्या है, भुगतना तो पड़ेगा ही। अपने साथी के बात सुनकर पास खड़ा दूसरा बॉडीगार्ड जवाब देता है, जो बात बीत गई उसे छोड़ो और आज जो ड्यूटी मिला है उसकी तैयारी करो, नहीं तो हमारी खैर नहीं। आज कोई गलती हुई तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बात सुनकर फिर से पहला बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड को जवाब दिया, लेकिन हमें उस पार्टी में एंट्री कैसे मिलेगी? मैं तो आज पार्टी में जाने वाली है और हम वहां पर कैसे जाएंगे? उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड जवाब देता है, अरे यार वहां पर पार्टी है तो कैटरीन वाला का तो काम होगा ही, चलो उससे बात करते हैं, वहां से कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। यही सब सोचते हुए राजवीर के दोनों बॉडीगार्ड कॉलेज के साइड में कैटरीन वालों का कैंप लगा हुआ था वहां पर चला गया और केटर मैनेजर को साइड में ले जाकर उस मैनेजर को समझाते हुए कहता है, देखो आज के लिए हमें भी यहाँ काम करना है। दोनों की बात सुनते ही मैनेजर मना करते हुए कहता है, नहीं हमारे पास पहले से सारे स्टॉक मौजूद है, हम तुम्हें नहीं रख सकते। ऐसे अनजान लोगों को हम अपने यहाँ काम करने के लिए नहीं रखते हैं। और आज तो वैसे भी इस कॉलेज का सबसे बड़ा ऑर्डर हमें मिला है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमें काम से निकाल दिया जाएगा। काम से क्या, हमें दरभंगा से ही निकाल दिया जाएगा। हमारे होटल के मालिक बहुत गुस्से वाले हैं, वह ऐसे किसी को बिना इंटरव्यू के अपने यहाँ काम पर नहीं रखते हैं। मैनेजर को अपनी बातें ना मानता देखकर दोनों बॉडीगार्ड को गुस्सा आ गया। उसमें से एक बॉडीगार्ड मैनेजर के दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लिया और दूसरा अपना बंदूक निकालकर उसके कनपटी पर लगाते हुए कहता है, अबे मैं तुझे प्यार से समझा रहा था तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन नहीं, लातों के भूत कहाँ बातों से मानते हैं। मैं तुम्हें कोई मर्डर करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, या मैं किसी का मर्डर करने थोड़ी ना पार्टी में जा रहा हूँ। काम है तो हमें काम दे दो, ऐसे भाव क्यों खा रहे हो? और हाँ, हमें आज वेटर के काम नहीं दिए तो कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। दोनों बॉडीगार्ड के धमकी सुनकर मैनेजर की तो पेंट गीली हो गई थी। मैनेजर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमारे घर पर हमारे बीवी बच्चे हैं, तुम्हें जो काम चाहिए वह कर लेना पार्टी में, लेकिन हमें जाने दो। हमें कुछ मत करना भाई, तुम्हें वेटर का काम चाहिए ना, तुम दोनों जाओ और वेटर का यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें छोड़ दो। उस मैनेजर की ऐसी हालत देखकर दोनों बॉडीगार्ड खुश होते होकर उसे छोड़ दिया और वही साइड में यूनिफॉर्म रखा हुआ था। उस यूनिफॉर्म को उठाते हुए दोनों बॉडीगार्ड मैनेजर से कहता है, ध्यान रखना जब तक पार्टी खत्म ना हो तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों कौन हैं, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे मालिक तो तुम्हें बाद में नौकरी से निकालेंगे। उससे पहले हम दोनों तुम्हें दुनिया से उठा देंगे। उस मैनेजर को धमकाने के बाद दोनों बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म लेकर चेंज करने चला गया। उसके जाते ही वह मैनेजर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, हे भगवान, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, आज मेरी जान जाते बच्ची। आसमान की ओर देखकर अपनी बात कहने के बाद वह मैनेजर भी सारे स्टाफ को समझाते हुए अपने काम में बिजी हो गया। सोनाली के कॉलेज के बाहर प्रीति कॉलेज के बाहर पहुंचते ही अचानक अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा दिया। वहां से गुजर रहे लोग उन्हें ही घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, जहां आज सोनाली हल्की गुलाबी कलर के सिल्क की साड़ी में सिंपल लुक में भी जैसे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। हाथों में चूड़ियां, कान में छोटी छोटी मोतियों के ईयररिंग, माथे पर छोटी सी बिंदी, नीली आंखों में गहरी काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। इस टाइम अगर राजवीर सोनाली को इस तरह तैयार देख लेता तो अपना सारा वादा भूलकर सोनाली को अपनी बाहों में भर लेता। वहीं प्रीति ब्लैक पार्टी गाउन में कहर ढा रही थी। ऑफ शोल्डर होने के कारण प्रीति के दोनों बाजू और पूरा बैक रिवील हो रहे थे, क्योंकि यह गाउन बैकलेस और स्लीवलेस था, जिस वजह से प्रीति आज हॉट और सेक्सी आई दिख रही थी। वहीं सोनाली ट्रेडिशनल लुक में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से पार्टी में आए हुए सारे लड़कों का ध्यान उन्हीं दोनों की ओर चला गया था, जिस वजह से बाकी लड़कियां उन दोनों से जल भूनकर राख हो रही थी। उन दोनों को देखकर दो लड़की आपस में बात करते हुए कहा, देखो तो ये दोनों आज जानबूझकर ऐसे रेडी होकर आए ताकि सारे अमीर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, और ये लड़की कितनी बेशर्म है, ये तो शादीशुदा होकर भी दूसरे लड़कों को सेड्यूस कर रही है।
अब सोनाली और प्रीति पार्टी हॉल में आ चुके थे। तभी एक लड़का सोनाली को घूरते हुए अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े सोनाली की ओर जाने लगा। लेकिन वह लड़का सोनाली के पास पहुंच पाता उससे पहले ही राजवीर के दोनों बॉडीगार्ड भर्ष बदलकर पार्टी में वेटर का काम कर रहे थे। वह आकर ड्रिंक साफ करने के बहाने उस लड़के को रोक लिया। राजवीर के दोनों बॉडीगार्ड अपना काम करते हुए वहीं से सोनाली पर नजर रख रहा था ताकि कोई भी व्यक्ति सोनाली के आसपास ना जा सके, और जब भी कोई सोनाली के आसपास दिखता था तो राजवीर के बॉडीगार्ड तुरंत बीच में आकर उस शख्स को ड्रिंक या जूस के बहाने उस शख्स को अपने पास ही रोक लेता था। और इस बार भी दोनों बॉडीगार्ड ने वही किया। उस लड़के को बीच रास्ते में ही घेर लिया और उसे अपने बातों में उलझाते हुए किसी और ही दिशा में लेकर चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 31। इस बार भी दोनों बॉडीगार्ड ने वही किया। उस लड़के को बीच रास्ते में ही घेर लिया और उसे अपने बातों में उलझाते हुए किसी और ही दिशा में लेकर चला गया। दरभंगा CM कॉलेज पार्टी में आए हुए सारे स्टूडेंट मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं जूनियर की परफॉर्मेंस थी तो बारी बारी से सारे जूनियर अपने अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे। वहीं नीचे सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था। इस कॉलेज में इवेंट या किसी प्रोग्राम के लिए एक अलग से हॉल बनाया हुआ था। उसमें कम से कम 10,000 स्टूडेंट एक साथ बैठ सकते थे। इसी एरिया में आज पार्टी रखा गया था। आज एक अलग ही माहौल बना हुआ था। इस कॉलेज में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई बड़ा VIP आने वाला हो। इतना अच्छा डेकोरेशन, साज सजावट और इतने लग्जरियस तरीके से इस पार्टी को प्लान किया गया था, कोई देखे तो देखते ही रह जाए। इसी हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टेज तैयार किया गया था, जहां पर जिसका परफॉर्म करने का मन था वह लोग स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, और जिसको परफॉर्मेंस नहीं करना था वह लोग बैठकर परफॉर्मेंस करते हुए सारे स्टूडेंट को देखकर एंजॉय कर रहे थे। वह सब सिंग एरिया में बैठे हुए थे। उन सभी के बीच प्रीति और सोनाली भी सिंग एरिया में एक कोने में बैठकर सभी स्टूडेंट को एंजॉय करते हुए देख रहे थे। स्टेज पर एंजॉय कर रहे स्टूडेंट को देखकर प्रीति सोनाली से बोली, यार सब कितने मजे कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पर बैठकर बोर हो रहे हैं, चलना हम भी डांस करते हैं। प्रीति की बात सुनकर सोनाली प्रीति को जवाब देती है, तुम्हें डांस करना है तो जाओ, हमें इतने सारे लड़कों के बीच डांस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सोनाली को मना करते देखकर प्रीति सोनाली के हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलती है, चलना यार मेरी खुशी के लिए चल, थोड़ी देर के लिए चलना। डीजे वाले को हम अपने पसंद के गाने बजाने के लिए बोलेंगे और उस गाने पर हम दोनों एक परफॉर्म करेंगे, और उन छछोरे लड़के की तू टेंशन ना ले, हम दोनों साइड में डांस करेंगे, इतना बड़ा तो स्टेज है। प्रीति को इतना रिक्वेस्ट करते देखकर सोनाली अपने मन मारकर उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है और दोनों स्टेज की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी सोनाली एक वेटर से टकरा गई। उस वेटर के ट्रे में एक जूस का गिलास भरा हुआ रखा था। वह सोनाली के साड़ी पर पूरा का पूरा भरा हुआ जूस का गिलास गिर गया था, जिससे सोनाली के साड़ी पूरा गीला हो गया और साड़ी गुलाबी कलर के होने के कारण उसमें पूरा दाग पड़ गया, जिसके वजह से सोनाली प्रीति को रोकते हुए बोली, प्रीति तुम चलो डांस फ्लोर पर, हम इसे वॉशरूम से साफ करके आते हैं। प्रीति सोनाली की बात सुनकर पहले तो मना करती है, लेकिन सोनाली के जिद करने पर वह स्टेज की तरफ चली जाती है और सोनाली वॉशरूम की तरफ साड़ी वॉश करने चली गई। सोनाली वॉशरूम पहुंचकर वॉशबेसिन के सामने अपने साड़ी को पानी से साफ करने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से कोई आकर एक रुमाल सोनाली के मुंह पर रख दिया, जिससे सोनाली बेहोश हो गई। सोनाली के बेहोश होते वह आदमी सोनाली को सहारा देते हुए हॉल के पिछले दरवाजे से लेकर निकल गया और उसको वैन में डालकर कॉलेज से दूर लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में राजवीर के दोनों बॉडीगार्ड कब से सोनाली को ढूंढ रहे थे, क्योंकि राजवीर के दोनों बॉडीगार्ड को वेटर के ग्रुप लीडर ने सारे स्टूडेंट को स्नैक्स शॉप करने का ऑर्डर दे दिया था, जिस वजह से उन दोनों का ध्यान कुछ देर के लिए सोनाली से हट गया था। लेकिन जब वह फ्री हुए और सोनाली को इधर उधर ढूंढने लगे तो पूरे हॉल में उन दोनों बॉडीगार्ड को सोनाली कहीं नहीं देखी। भैरव अपनी नज़र पार्टी हॉल में दौड़ाते हुए बोला, काली अगर लेडी बॉस को इस बार कुछ हुआ तो बॉस हमें फिर से उस खतरनाक ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे जहां हमें मौत से भी बदतर पनिशमेंट मिलेगा। भैरव की बात सुनकर काली डरते हुए कहा, तुझे पनिशमेंट की पड़ी है, पहले बॉस को इन्फॉर्म कर, नहीं तो वह हमें और क्या क्या सजा दे सकते हैं, वह हम सोच भी नहीं सकते और तू अभी से अपने बारे में सोच रहा है। काली और भैरव और कोई नहीं, राजवीर का वफादार बॉडीगार्ड है, जिसे राजवीर ने सोनाली की सुरक्षा के लिए उससे छुपकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था। काली की बात समझकर भैरव अपना फ़ोन निकालकर राजवीर के पास कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन राजवीर को बता दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वह दोनों ढूंढते ढूंढते थक गए और सोनाली कहीं नहीं दिखी तो दोनों बॉडीगार्ड CCTV कैमरा वाले रूम में गए थे, जहां से सारे कैमरे को ऑपरेट किया जाता था, और उसी से उन दोनों को पता चला कि 3 नकाबपोश आदमियों ने सोनाली को वॉशरूम से ही किडनैप कर लिया है।
दूसरी तरफ पटना में राजवीर का बेडरूम। राजवीर अभी अपने बेडरूम में बैठकर बेड से सर टिकाए कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। राजवीर ने जैसे ही फोन पर उधर से अपने बॉडीगार्ड की सारी बातें सुनी तो उसका हाथ गुस्से से फोन पर कसता चला गया, जिससे उसकी सारी नसें उभर कर दिखने लगी और उसका आंख गुस्से से बिल्कुल लाल दिख रहा था, किसी डेविल की तरह। राजवीर अपने दोनों बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम दोनों अभी के अभी उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करो और सारे शहर के सीसीटीवी कैमरे को हैक करो और जल्दी पता करो कि यह गाड़ी किस ओर जा रही है। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं, तब तक उसे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों के साथ में क्या करूंगा ये तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए राजवीर बिना बॉडीगार्ड के कोई भी जवाब सुनिए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरा कॉल अपने असिस्टेंट राहुल को लगा दिया। फोन कनेक्ट होते ही राजवीर राहुल को ऑर्डर देते हुए कहा, राहुल तुम 10 मिनट में दरभंगा जाने की तैयारी करो और हमारा प्राइवेट जेट रेडी रखो। राहुल से इतना कहने के बाद राजवीर फिर से बिना राहुल की कोई बात सुने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में अपने बेडरूम से निकलकर अपने गाड़ी के चाबी लिया और राठौर मैंशन से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर राहुल दरभंगा जाने की सारी प्रिपरेशन करके राजवीर के आने का वेट करने लगा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राजवीर एक नज़र सामने देखता है, जहां राहुल वीआईपी एरिया में उसी का वेट कर रहा था। राहुल को देखते ही राजवीर अपना कार की गार्ड की ओर उछाल दिया और भागते हुए राहुल के पास पहुंच गया। राजवीर को अपने पास देखते ही राहुल हाफते हुए राजवीर को जवाब दिया, बॉस जैसा आपने कहा था उसी हिसाब से सब रेडी है। अपनी बात बोलते बोलते जैसे ही राहुल की नज़रें राजवीर की नज़रों से मिली तो एक पल को राहुल बर्फ की तरह जम गया, क्योंकि राजवीर की लाल आंखें देख राहुल बहुत डर गया था। राहुल डरते हुए राजवीर से कहा, बॉस क्या राहुल अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही राजवीर उसको बीच में टूटते हुए कहता है, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो, जब जेट रेडी है तो तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो। अपनी बात कहने के बाद राजवीर जल्दबाजी में अपना कदम जेट की ओर बढ़ाने लगा। वही राहुल अपना सर खुजलाते हुए उसके पीछे जाते हुए अपने मन में बोला, आज बॉस को क्या हो गया है, वह कितने दिनों बाद फिर से इतने गुस्से में है। पिछली बार जब मैडम के बारे में पता चला था तो वह इतना गुस्सा हुए थे, अब क्या हो गया, कहीं फिर से कुछ मैडम के साथ गलत तो नहीं हुआ। सोनाली का ख्याल आते ही राहुल भी भागते हुए राजवीर के पीछे गया। राजवीर के जेट में बैठते ही राहुल भी साइड में जाकर बैठ गया और पायलट को इशारा कर दिया उड़ान भरने के लिए, और राहुल अपने आप में बरबराते हुए कहता है, अब बॉस को डेविल अवतार में लाने की हिम्मत किसकी हुई। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में वह दोनों बॉडीगार्ड अपना जी जान लगाकर सोनाली का पता लगाने में लगा हुआ था। तभी उसे हैकर से पता चलता है कि वह तीनों आदमी सोनाली को लेकर जंगल की तरफ गया है। सोनाली के बारे में पता चलते ही दोनों बॉडीगार्ड भी अपना गाड़ी लेकर उसी ओर निकल जाते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन राजवीर के लैपटॉप में मेल कर दिया था। दूसरी तरफ राजवीर को जैसे ही ईमेल मिला, राजवीर उसी लोकेशन की तरफ पायलट को जेट लैंड करने को कह दिया और अपने लैपटॉप पर सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखने लगा। जैसे जैसे राजवीर उस इन्फॉर्मेशन को देख रहा था वैसे वैसे उसके फेस और डार्क होते जा रहे थे। एपिसोड 32। वहीं पास बैठा राहुल जैसे ही राजवीर का गुस्से से लाल चेहरा देखा तो वह डर से कांपने लगा। राहुल घबराते हुए मन में कहता है, बॉस अपने लैपटॉप में ऐसा भी क्या देख रहे हैं जो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पता नहीं आज किसकी शामत आने वाली है। पूरे जेट की माहौल भी एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया था, बिल्कुल राजवीर की आंखों की तरह जो अभी ऐसे दिख रहा था मानो एक बार किसी को देखने से ही उस इंसान को अभी बर्फ की तरह यहीं पर जमा देगा। जब सब लोग को महसूस हुआ कि इस वक्त राजवीर बहुत गुस्से में है तो कोई भी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। इस टाइम जेट में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट बना हुआ था, सिर्फ राजवीर के कीबोर्ड पर चलते हुए उंगलियों की आवाज उस शांत माहौल में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में वह किडनैपर सोनाली को गाड़ी से उतारते हुए एक खंडहर जैसे जगह पर लेकर आया था और सोनाली को एक चेयर पर बैठाकर दोनों हाथ और पैर चेयर से बांध दिया था और मुंह पर टेप लगा दिया था ताकि सोनाली होश में भी आए तो ना भाग सके और ना चिल्ला सके। तीनों किडनैपर सोनाली को एक नज़र देखते हुए एक दूसरे से कहा, अब अपन लोग एंजॉय करते हैं, इसे यही रहने दे, यह अभी कुछ घंटे तक होश में नहीं आने वाली, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। एक दूसरे से इतना कहकर तीनों किडनैपर गाड़ी की डिक्की से बहुत सारी शराब की बोतलें और स्नैक्स लेकर वहीं सोनाली से थोड़ी दूरी पर बैठकर तीनों पीने लगे और आपस में बात करने लगे। एक किडनैपर दूसरे से बोला, यार इसके साथ क्या करें, मैडम ने तो हमें बस इतना कहा कि कुछ ऐसा करना कि राजवीर इससे दूर हो जाए, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या किया जाए जिससे वह राजवीर इस लड़की से नफरत करने लगे। अपने साथी की बात सुनकर दूसरे किडनैपर सोनाली की तरफ अपनी ललचाई नज़रों से देखते हुए कहता है, अरे यार तू इतना क्यों सोच रहा है, हम तीनों मिलकर आज रात इसके साथ मजे करेंगे और क्या। अपने दूसरे साथी बात सुनकर तीसरा जवाब देता है, हाँ भाई ये सुझाव बहुत ही फैंटास्टिक है,
हम तीनों आज रात मिलकर इसके साथ मजे करेंगे और सुबह को इसको यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ है और कौन किया है। उन दोनों के कहे हुए बात का हमें हाँ मिलाते हुए पहला आदमी बोला, हाँ यह आइडिया सही है। पहले हम तीनों अपना ये शराब की बोतल खाली करते हैं, तब तक वो लड़की भी होश में आ जाएगी। तब हम बारी बारी से उस लड़की के साथ तीनों मिलकर मजे करेंगे। इतना कहते ही तीनों किडनैपर शैतानों की तरह हंसने लगा। हाँ वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में प्रीति सोनाली को चारों तरफ ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी। जब प्रीत को सोनाली कहीं नहीं देखी तो वह एक कोने में बैठकर रोने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि वह फ़ोन लगाकर देखे, लेकिन जैसे ही प्रीति ने सोनाली के नंबर पर फ़ोन लगाया तो सोनाली का नंबर नॉट अवेलेबल बताने लगा, जिसे सुनकर प्रीति और परेशान हो गई और कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, इतनी रात को मैं किसको सोनाली के बारे में बताऊं? अगर घर पर किसी को पता चला तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। प्रीति अभी यही सब सोचकर परेशान हो रही थी कि वह इस समय किसको बताएं इस सिचुएशन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सोनाली को धीरे धीरे होश आने लगा था। जैसे ही सोनाली के कानों में उन तीनों घटिया आदमियों के बातें पड़ी तो सोनाली का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा और वह कुछ बोलने की कोशिश करते हुए अपने आप को उन राशियों से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। तभी उन तीनों आदमियों में से एक की नज़र सोनाली पर पड़ी और सोनाली को होश में आते देखकर उस आदमी की आंखें चमकने लगी। अब तक तीनों किडनैपर शराब पीकर पूरी तरह टल्ली हो सके थे। वह अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में अपने पास बैठे दोनों आदमियों से कहता है, यार जल्दी खत्म कर यह पीना। देख उस लड़की को होश आ रहा है, हमें मजे भी तो करने हैं। ऐसा ना हो कि हमारे कुछ करने से पहले ही यहाँ कोई आ जाए, इसलिए जल्दी करो और जाओ, किसको पहले जाना है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर सोनाली का गुस्सा अब डर में बदलने लगा था और वह अब डर से कांपने लगी थी। वह कांपते हुए मन ही मन कान्हा जी से कहती है, हे कान्हा जी हमें बचा लो, इस घटिया आदमियों से यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है, जिधर नजर घुमाओ उधर बस अंधेरा ही अंधेरा है। कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए सोनाली अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। वहीं पास बैठा आदमी एक दूसरे से लड़ रहे थे। सभी को आपस में लड़ते देखकर तीसरा उन दोनों को रोकते हुए बोला, अबे लड़ना बंद कर और जो करना जल्दी कर। उस आदमी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को घने लगे। फिर से उन दोनों को एक दूसरे को घूरते देखकर तीसरा आदमी बोला, अरे जिसको जाना है वह जाओ, कौन सी वह लड़की कवाली है, वैसे भी वह लड़की पहले से शादीशुदा है तो उसके साथ यह सब कुछ तो हो ही गया होगा, उसके पति के साथ तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? जिसको जाना है वह जल्दी जाओ और तुम दोनों जल्दी डिसाइड करो, अगर मेरा बोतल खत्म हो गया तो तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहना, मैं चला जाऊंगा, फिर मत कहना कि मैंने तुम दोनों को पहले जाने का चांस नहीं दिया। उस आदमी की बातें सुनकर जो दोनों तब से एक दूसरे से लड़ रहे थे वह एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, पहले तुम जाओ। तीसरा किडनैप फिर से उन दोनों को सेम टाइम पर सेम वर्ड बोलते देखकर बहुत गुस्सा हो गया था। वह खड़ा होकर गुस्से में उन दोनों से कहता है, बस करो, तुम दोनों बैठ जाओ और अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, नहीं तो मैं अभी मैम को फोन करके बता दूंगा कि तुम दोनों क्या करने वाले हो। सोनाली कुर्सी पर बंधी हुई थी। उन तीनों को ऐसे अपने पास आने के लिए लड़ते देखकर सोनाली मन ही मन रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मुंह पर पट्टी होने के कारण उसकी आवाज उसके होठों से बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी सोनाली को कुछ याद आया, जिसे सोचकर सोनाली की आंखें चमकने लगी। वहीं जंगल के दूसरे छोर पर राजवीर का जेट लैंड हो गया था। जाट को जमीन से छूते ही राजवीर सबसे पहले बाहर निकल गया और भागते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी थोड़ी दूर पर उसे अपने बॉडीगार्ड दिखाई दिया। अपने बॉडीगार्ड को देखते ही राजवीर भागते हुए बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही ऑर्डर दिया था कि सोनाली को ढूंढने के लिए सीक्रेट ग्रुप को यहाँ बुलाओ, तो फिर वह लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं देख रहा है? राजवीर के दिल दहला देने वाली आवाज सुनते ही काली और भैरव डरते हुए राजवीर को जवाब देता है, बॉस वो लोग भी इसी जंगल में मैडम को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अभी अभी इन्फॉर्म किया है कि थोड़ी दूरी पर उन्हें एक वैन मिली है। हमें लगता है मैम यहीं कहीं आसपास है, इसी जंगल में है। वह दोनों बॉडीगार्ड आगे कुछ और कहता उससे पहले ही उसे अपने कानों में राजवीर के गुस्से भरी आवाज फिर से गूंज गई। राजवीर गुस्से में तीर मिलाते हुए उन दोनों से बोला, अगर उससे एक खरोच भी आए तो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते कि तुम दोनों के साथ आगे क्या होगा। अपनी बात खत्म करते ही राजवीर आगे बढ़ जाता है, जिस तरफ अभी अभी उसके सिगरेट गार्ड ने बताया था कि उधर एक वैन खड़ी है। राजवीर को ऐसे जाते देखकर पीछे से राहुल भी भागते हुए राजवीर के साथ चलने लगता है। तभी कुछ दूर चलने पर उन दोनों को उनके सीक्रेट बॉडीगार्ड दिखते हैं और वह सारे सीक्रेट बॉडीगार्ड राजवीर को वैन की तरफ लेकर जाता है। वैन के पास पहुंचते ही राजवीर वैन के अंदर चेक करने लगता है। तभी राजवीर को सीट के नीचे सोनाली का मोबाइल और पर्स पड़वा मिलता है।
राजवीर सोनाली के मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन मोबाइल टूट चुका था, जिसकी वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था और इसी वजह से कोई सोनाली को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये सब सोचकर राजवीर की मुठ्ठियां मोबाइल पर कस गई थी। वहीं खरा सारे बॉडीगार्ड राजवीर का गुस्सा देख डर से कांपने लगते हैं। तभी उन सभी के कानों में फिर से एक गुस्सैल आवाज पड़ती है। राजवीर इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका बस चलता तो वह पूरी दुनिया को आग लगा देता। राजवीर गुस्से से आग उगलती हुई आंखों से चारों ओर देखते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है, अभी के अभी चारों तरफ सारे के सारे बॉडीगार्ड फैल जाओ। मुझे 5 मिनट के अंदर सोनाली मेरे सामने चाहिए, नहीं तो तुम लोग सोच नहीं सकते। राजवीर को रोकता देखकर सारे बॉडीगार्ड को अपने ऊपर एक खतरनाक नजरों का एहसास हुआ, जिससे महसूस कर बॉडीगार्ड फौरन ही चारों तरफ भागने लगे। एपिसोड 33। कॉलेज में प्रीति अभी भी उसी जगह बैठी हुई थी, लेकिन कुछ सोचते ही उसके आंखों में चमक आ गई। प्रीति वहां से उठते हुए खुद से बोली, ओ गॉड, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मेरा बिग ब्रदर इसी पार्टी में है और वह मेरी मदद कर सकते हैं। खुद से इतना कहते ही प्रीति पूरे पार्टी हॉल में अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी प्रीति की नज़र सामने खड़े 4-5 सीनियर स्टूडेंट पर पड़ती जो आपस में बात कर रहे थे। उन लड़कों पर नजर पड़ते ही प्रीति की आंखों में चमक आ गई थी। प्रीति भागते हुए उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उन लड़कों में से एक लड़के की नज़र प्रीति पर पड़ती है। प्रीति को इस हाल में देखकर उस लड़के के फेस पर परेशानी उभर आई थी। वह लड़का परेशान होकर प्रीति से पूछता है, बच्चा आपने अपना क्या हाल बना रखा है? ऐसे बिखरे हुए बाल और यह आपकी आंखें इतनी लाल क्यों है? और हाँ, आपकी दोस्त सोनाली कहाँ है? आप अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? उस लड़के की बात सुनकर प्रीति उस लड़के को हकलाते हुए जवाब देती है, वो भाई सोनाली कहीं नहीं मिल रही है। मैंने उसको पूरे पार्टी में ढूंढ लिया। वह मुझे वॉशरूम का बोल कर गई थी क्योंकि उसके कपड़े पर एक वेटर ने जूस गिरा दिया था और मैं डांस करने डांस स्टेज पर चली गई थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सोनाली अभी तक वॉशरूम से वापस नहीं आई थी। प्रीति का भाई प्रीति को ऐसे हाफते और हकलाते हुए देखकर वही एक वेटर से पानी का गिलास लेकर प्रीति की ओर बढ़ाते हुए कहता है, प्रीति पहले तुम पानी पियो और ठीक से डिटेल में बताओ कि क्या क्या हुआ था। अपने भाई के बात सुनकर प्रीति पानी का गिलास लेती है और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दी। फिर लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करती है और जब से पार्टी में आई थी तब से लेकर अभी तक की सारी बातें अपने भाई को बता देती है। प्रीति के मुंह से सारी सच्चाई जानकर प्रीति के भाई प्रीति को अपनी बाहों में भरते हुए उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। प्रीति को शांत करते हुए उसका भाई उससे कहता है, प्रीति बच्चा तुम पहले रोना बंद करो और चलो चलकर हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते। वहां से हमें कुछ ना कुछ सोनाली के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा और तुम शांत हो जाओ। इतना परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है और अपने आप को संभालो, तभी तो हम दोनों मिलकर सोनाली को ढूंढ पाएंगे और देखते हैं कि सोनाली पार्टी से कब गायब हुई है। ऐसा कहते हुए प्रीति के भाई वही साइड में खड़ा अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और उसके साथ कैमरा ऑपरेटर रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में राजवीर के सारे सीक्रेट बॉडीगार्ड सोनाली को पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे और वहीं राजवीर भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। ना जाने क्यों उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इससे पहले राजवीर को ऐसा कभी फील नहीं हुआ था, जिसके वजह से उसका गला सूख रहा था और राजवीर बेचैन होते हुए इधर उधर अपनी नजरें घुमा रहा था। तभी कुछ दूरी पर राजवीर को कुछ नजर आया। राजवीर अपना कदम उस ओर बढ़ाने लगा क्योंकि तभी से राजवीर भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लिया था और बेचैन होते हुए पूरे जंगल को छान रहा था। तभी उसको एक कोने में कुछ खंडहर जैसा दिखता है, जिसे देखकर राजवीर को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वही उस खंड में सोनाली बेचैन होते हुए अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। सोनाली मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे कान्हा जी हमें बचाने के लिए किसी को भेज दो। प्लीज़ कान्हा जी कोई आकर हमें बचा ले। लेकिन उसे दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी, जिस वजह से सोनाली का अब डर से बुरा हाल हो रहा था। उसकी आस्था की डोर अब टूटती हुई नजर आ रही थी। कान्हा जी पर उसका अटूट विश्वास अब डगमगाने सा लगा था। सोनाली डर से ऐसे कांप रही थी मानो दिसंबर की सर्दी लग रही हो उसको। वहीं वह तीनों किडनैपर धीरे धीरे अब सोनाली की ओर चले आ रहे थे, जिसे देखकर सोनाली की आंखें डर से फैलते जा रही थी और वह जी जान से अपने आप को उस रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश किए जा रही थी। तब तक वह तीनों किडनैपर सोनाली के आसपास आकर खड़े हो गए थे और अपनी गंदी नज़रों से सोनाली को निहारने लगा। उसमें से एक आदमी सोनाली को देखते हुए दूसरे से बोला, भाई कुछ भी कहो, लड़की देखने में बहुत मस्त लग रही है, क्या कहते हो? वह आदमी इतना बोलते हुए सोनाली के हाथ पैर की रस्सियां खोलने लगा। सोनाली के रस्सी खुलते ही तीनों किडनैपर सोनाली को घसीटते हुए एक कमरे की तरफ ले गया, जहां पर एक बेड पड़ा हुआ था। उस बेड के पास पहुंचकर सोनाली को जोर से धक्का दे देता है।
जिससे सोनाली संभल नहीं पाती है और वह उस बेड पर धड़ाम से गिर जाती है, जिस वजह से बेड के किनारे से सोनाली के सर पर चोट लग गई थी। सोनाली के उस चोट से हल्का हल्का खून निकलने लगा था। फिर भी सोनाली अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उठ पाती उससे पहले ही उन तीनों में से एक आदमी सोनाली की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, जिसे देख सोनाली डर के मारे घिरे घिरे पीछे होने लगी थी। वह अपने मन ही मन कहती है, प्लीज डेविल, हमें बचा लो प्लीज। वह आदमी अपनी लस्ट भरी नजरों से सोनाली को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए उसकी ओर बढ़े जा रहा था। सोनाली उस आदमी के बढ़ते हाथों को देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, क्योंकि सोनाली के हाथ बंधे हुए थे, जिस वजह से सोनाली कोई विरोध नहीं कर पा रही थी। वह आदमी सोनाली को छू भी पाता उससे पहले ही एक बंदूक की आवाज पूरे खंडहर में गूंज उठी। बेड पर परेशान बैठी सोनाली, जो अभी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, वह अपने मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी। वह अचानक गोली की आवाज सुनकर झट से अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगी। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर मन ही मन बहुत खुश थी, जिस शख्स को सोनाली अपने सपने में भी देखना नहीं चाहती थी। उसी शख्स को देखकर सोनाली को अभी बहुत खुशी हो रही थी, जिसके हाथ में अभी बंदूक था और उसके बंदूकों से धुआं निकल रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि अभी अभी जो गोली चली थी वह गोली इसी आदमी ने चलाई होगी, जो सीधा उस आदमी के हाथ पर जाकर लगी थी, जिस हाथ से वह आदमी सोनाली को छूने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी दर्द से तड़पते हुए वही जमीन पर गिर गया था। कौन था वह आदमी जिसने अभी अभी उस किडनैपर के हाथ पर गोली चलाई थी? आखिर कौन था वह शख्स जो सोनाली का ऐसा हाल करना चाहता था, उसके साथ इतना गंदा श्लोक करना चाहता था? क्या सोनाली को बचाने वाला इंसान प्रीति का भाई था? एपिसोड 34, जिससे साफ पता चल रहा था कि अभी अभी जो गोली चली थी वह गोली इसी आदमी ने चलाई होगी, जो सीधा उस आदमी के हाथ पर जाकर लगी थी, जिस हाथ से वह आदमी सोनाली को छूने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी दर्द से तड़पते हुए वही जमीन पर गिर गया था। कॉलेज में प्रीति और उसके बड़े भाई दोनों अभी कैमरा रूम में कैमरा के सारे फोटो चेक कर रहे थे। तभी प्रीति की नज़र वॉशरूम के बाहर लगे कैमरे पर पड़ी, जिसमें साफ दिख रहा था कि 3 नकाबपोश लोग सोनाली को सहारा देते कॉलेज के पीछे वाले रास्ते की ओर लेकर जा रहे थे। ये सब देखकर प्रीति फिर से रोने लगी। प्रीति को ऐसे रोते देखकर उसका भाई उसे संभालते हुए कहता है, तुम चुप हो जाओ, मैं अपने सारे आदमियों को बोलता हूँ, वह जल्द से जल्द सोनाली का पता लगा लेंगे, तुम परेशान मत हो, सोनाली को कुछ नहीं होगा। प्रीति को समझाते हुए उसका भाई वहीं पास खड़े अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझते ही उसके बॉडीगार्ड किसी को फोन करते हुए बाहर की ओर चला गया। दोनों जैसे ही बाहर निकले तो सामने उसका गाड़ी और बॉडीगार्ड पहले से वहां पर खड़ा दिखता है, जिसे देखते ही दोनों उस गाड़ी में बैठकर, जैसा कि उन दोनों ने सीसीटीवी फोटो में देखा था कि किडनैपर पीछे वाले रास्ते से सोनाली को जंगल वाले रास्ते की ओर ले जा रहे थे, प्रीति अपने भाई के साथ उसी जंगल वाले रास्ते की ओर निकल पड़ती है। प्रीति के भाई प्रीति को बार बार शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रीति थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह परेशान होकर अपने भाई से सवाल करती है, भाई क्या सोनाली ठीक होगी? कहीं वह किडनैप मेरी दोस्त के साथ को कुछ किया तो नहीं होगा ना? कुछ ही समय में वह दोनों भी उसी जंगल में पहुंच चुके थे जहां सोनाली को रखा गया था। वह लोग भी सोनाली को ढूंढते हुए उसी ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों को जंगल में बहुत सारे बॉडीगार्ड दिखे, जो चारों ओर से पूरे जंगल को घेरे हुए थे। इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर प्रीति घबराते हुए फिर से अपने भाई से बोली, भाई इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं ये लोग उसी किडनैपर के साथ ही तो नहीं? और सोनाली को क्या हुआ है? वह कहाँ पर है? वह ठीक तो होगी ना भाई? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप कुछ बोलो ना भाई, किसने उसको किडनैप किया है? हम उस तक कैसे पहुँचेंगे? प्रीति के इतने सारे सवालों को एक साथ सुनकर उसके भाई प्रीति का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, प्रीति तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हमें अभी सोनाली को भी ढूंढना है बच्चा, हमें नहीं पता कि इतने सारे लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं। प्रीति और उसके भाई को इस घने जंगल में देखकर 3-4 बॉडीगार्ड उन दोनों के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों को घूरते हुए कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम लोग कौन हो? तुम दोनों को यहाँ तक आने किसने दिया? उसके सवाल सुनकर प्रीति के भाई जवाब देते हुए कहता है, हम यहाँ पर किसी को ढूंढने आए हैं। उसके जवाब सुनकर वह चारों बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखने लगे। इतने सारे बॉडीगार्ड को प्रीति और उसके भाई के आसपास देखकर प्रीति के भाई के सारे बॉडीगार्ड पिछले वाले गाड़ी से उतरते हुए उन बॉडीगार्ड के सामने खड़ा हो गया और दोनों भाई बहन को प्रोटेक्ट करते हुए उन बॉडीगार्ड को भूनने लगा। मानो ऐसा कह रहे हो, हम लोगों के होते हुए तुम इन दोनों को हाथ नहीं लगा सकते।
जिसके जवाब में सामने वाला बॉडीगार्ड भी उन बॉडीगार्ड को घूर के देखने लगा। दोनों ओर के बॉडीगार्ड एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी उन सारे बॉडीगार्ड के कानों में एक कड़क आवाज पड़ी जो प्रीति के भाई का था। वह सबके पास आते हुए बोला, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और हमें अपना काम करने दो जो हम यहाँ पर करने आए हैं। तो बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रीति के भाई का सवाल सुनकर सामने वाला बॉडीगार्ड जवाब देता है, हम अपने बॉस के साथ यहाँ आए हैं। ये सारे बॉडीगार्ड राजवीर के ही सीक्रेट बॉडीगार्ड थे जो मास्क लगाए वहां पर चारों ओर राजवीर के अगले ऑर्डर का वेट कर रहा था। राजवीर के सीक्रेट बॉडीगार्ड प्रीति और उसके भाई से सवाल करते हुए कहा, हम कौन है? ये बात तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तुम बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस बॉडीगार्ड के बात सुनकर प्रीति आगे आते हुए बोली, देखिए हम यहाँ आपसे बहस करने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ अपने दोस्त को ढूंढने आए हैं जो पार्टी से किडनैप हो गई थी। प्रीति के बात सुनकर राजवीर के बॉडीगार्ड उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने प्यारे ओपिनियंस शेयर करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए KRN स्टोरीज जंक्शन के साथ, जहां हर कहानी है रोमांचक, धमाकेदार और दिलचस्प। आपके एक सब्सक्राइब और प्यारे कमेंट से मुझे और बेहतर लिखने सुनाने की हिम्मत मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू स्टोरी लवर्स। धन्यवाद।